नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत भूगोल से पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो इस प्रश्न पत्र में जो कि 2018 में इसकी परीक्षा हुई थी, कुल 200 प्रश्न थे। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सभी स्थलाकृतियां पवन अपर्दन से बनी हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना कि कहा गया अपर्दन से, केवल इरोजन से बनी हुई स्थलाकृतियों को देखना है। ऑप्शन दिए हुए हैं एस्कर, यारडंग, लायस। लायस बालू का स्तूप, लेपीज। भूस्तंभ छत्रक शिला, यारडंग। बरखान भूस्तंभ, टोम्बोलो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस्कर दिया हुआ तो ये हिमानी से, इसको पहले ही रिजेक्ट कर देंगे। लेपीज दिया है भूमिगत जल से, इसको अलग कर देंगे। तो यहाँ पवन दिया हुआ, सबसे पहले इसे छांटेंगे। फिर उसके बाद बरखान भूस्तंभ टम्बोलो, ये आपका जो है टोम्बोलो किससे बना हुआ है, ये आपका समुद्री लहरों के द्वारा बना हुआ। तो ये तीनों के तीनों रिजेक्ट हो गए। अब बचा ये है भूस्तंभ छत्रक शिला और यारडंग। तो यही आपका सही उत्तर है, जो कि विंड के इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है। अब उसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ सूची 1 में भू-आकृतियां दी हुई हैं तथा दूसरी तरफ अपर्दन के कारक दिए हुए हैं। पहला है कि प्राकृतिक तटबंध, तो प्राकृतिक तटबंध किससे बनता है, आपको ये मिला देना है बहते जल से। उसके बाद टेरारोसा आपका किससे बना हुआ है, वो है आपका भूमिगत जल से। सर्क आपका जो है किससे है, सर्क है आपका हिमानी से। और इंसेलबर्ग जो बनता है वो हो गया आपका पवन से। तो आप आसानी से इसको मिला सकते हैं, 1 का 3, 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो आपका 3 4 2 1 कहाँ है, 3 4 2 1। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नदीय अपर्दन से विकसित भू आकृतियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। ऑप्शन दिए हुए हैं तंग घाटी, बाढ़ मैदान, तलहटीय मैदान, डेल्टा। तंग घाटी, तलहटीय मैदान, बाढ़ी डेल्टा, बाढ़ी मैदान या डेल्टा। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन है तंग घाटी, तलहटी मैदान, डेल्टा या बाढ़ का मैदान। फिर उसके बाद तलहटी मैदान, तंग घाटी, बाढ़ का मैदान और डेल्टा। अब आप सोचिए कि सही सीक्वेंस क्या हो सकता है, आपको दिमाग लगाना है। तो सही सीक्वेंस आपका कौन सा होगा, सही सीक्वेंस है आपका कि सबसे पहले तंग घाटी बनती है, फिर तलहटी मैदान बनते हैं, फिर उसके बाद बाढ़ के मैदान बनते हैं, फिर डेल्टा बनते हैं। ये एक सीक्वेंस होता है। अगला प्रश्न है कि शीर्ष दीवार संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए सर्क, नूनाटक, टार्न, यू आकार की घाटी। तो अब यहाँ पे जो चारों दिए हुए हैं, ये चारों के चारों हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। तो जो शीर्ष दीवार है वो आपकी सर्क से संबंधित है। जब आप पिक्चर देखते होंगे तो उसमें एक आरामदायक कुर्सी की नुमा बनता है, तो उसे सर्क कहते हैं। और उसका जो हेड पार्ट होता है वो हेड वॉल कहलाता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उसमें भी एक तरफ भू आकृतियां दी हुई हैं, दूसरी तरफ जो है आपके अपर्दन के कारक दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है कि जो भू आकृतियों में जैसे ज्यूगेन हो गया, तो ज्यूगेन किससे बनता है, ये आपका पवन से, तो आसानी से मिला देंगे। पोलजे आपका किससे बनता है, वो भूमिगत जल से बनता है। ठीक है। केम आपका किससे बनता है, हिमानी से बनता है। रैपिड्स किससे बनते हैं, वो आपके जो है बहते हुए जल से बनते हैं। तो आसानी से आप इसको मिला सकते हैं। एक आपका हो गया क्या, 3, 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 कौन सा है ऑप्शन, 3 4 2 1। ये सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है कि कथनों का परीक्षण करते हुए दिए हुए कूट का सही प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। अब इसमें क्या है, ये प्रश्न जो है लैब से जहां से भी डाउनलोड किया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नई प्रैक्टिस करेंगे और आंसर के आधार पर प्रश्न तैयार करने का प्रयास करेंगे। एक तरफ प्रश्नकर्ता दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उन कॉन्सेप्ट्स को किसने दिया था वो पूछा गया है। तो डेविस महोदय जैसे इस तरफ दिया हुआ है, तो प्रश्न जो गायब हुआ मैं आपको बता देता हूं कि एक तरफ पेनी प्लेन दिया हुआ है, क्रिक में जो दिया है वो दिया हुआ है पैन प्लेन। ठीक है। और जो किंग है वो पेडी प्लेन है, और जो है पेंक है वो इंड्रम्फ है। ठीक है। तो उसको आप आसानी से मिला सकते हैं। इसको अगर आप देखना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल इंड्रम्फ जो है वो किसने कॉन्सेप्ट दिया था, इंड्रम्फ किसने दिया था आप मुझे बताइएगा। तो इंड्रम्फ दिया था वाल्टर पेंक ने। इसी तरह से पैन प्लेन जो दिया था, पैन प्लेन किसने दिया था, पैन प्लेन आपका क्रिकमे महोदय ने दिया था। इसी तरह से पेडी प्लेन कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वो आपका एलसी किंग महोदय ने दिया था। इसी तरह से एच प्लेन पुग और थॉमस ने दिया था। और पैन फैन जो कॉन्सेप्ट दिया था वो एसी लॉसन महोदय ने दिया था। तो आप इसी तरह से आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, तो जब आप प्रश्न सॉल्व करने चलें तो निश्चित तौर पे ये तैयार रखें कि और भी क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें उनको आप तैयार करते जाएं, तो आपका उत्तर जो भी होगा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किसने दिया? ऑप्शन दिए हुए हैं हट्टन महोदय ने, डट्टन महोदय ने, जेफरी ने और डेविस ने। तो वर्तमान भूत की कुंजी है द प्रेजेंट इज टू द पास्ट, तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ये दिया था हट्टन महोदय ने, और जो डट्टन महोदय हैं उन्होंने आधार तल की संकल्पना दी थी। ठीक है, और जेफरीज ने क्या किया था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, और डेविस ने कौन सा प्रसिद्ध काम किया था वो आप मुझे बताइएगा, सभी लोग नोन है, सबको मालूम है। अगला प्रश्न है कि क्षतिपूर्ति तल संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन दिए हुआ प्राट, एरी, हैफोर्ड, बोवी और जॉली महोदय। तो क्षतिपूर्ति तल का जो संकल्पना दी थी वो प्राट महोदय ने दी है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुस्थैतिक संचलन का प्रतिफल है? ऑप्शन दिए हुए हैं स्थल भाग का उत्थान, समुद्र तल का उत्थान एवं धसाव, विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण, नदी धाराओं का निर्माण। तो ये आपका जो सुस्थैतिक संचलन है उसकी वजह से क्या होता है, समुद्र तल का उत्थान और धसाव होता है, इमर्जेंस एंड सबमर्जेंस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भू अभिनीतिक संकल्पना से संबंधित नहीं है? मतलब जियोसाइक्लोन जो आपका जो है जियोसाइक्लोन है उससे संबंधित कौन नहीं है? तो वो आपका ऑप्शन दिए हुए हैं हॉल और डाना, डेविस, हाग और सुकर्ट। तो ये आपका जो है डेविस महोदय उससे संबंधित नहीं थे, ये अपरदन चक्र की संकल्पना से थे, जबकि सुकर्ट, हाग, हॉल और डाना ये सभी जो है जियोसाइक्लाइन के कॉन्सेप्ट से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार लारेसिया और गोंडवाना के मध्य कौन सी चीज स्थित थी? ऑप्शन दिए हुए हैं पैंथालासा, प्रशांत महासागर, टेथिस सागर और भूमध्य सागर। तो यूजी के क्वेश्चन में आपको मालूम होगा कि इसके बीच में टेथिस सागर था। अब आप मुझे बताइए कि पूरी दुनिया में जितने भी सागर हैं उनमें से टेथिस सागर का कौन सा प्रतिनिधित्व करता है? या फिर प्रश्न इस तरह से पूछा सकता है कि टेथिस सागर का जो बचा हुआ रूप है कौन सा सागर है? वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी स्थलाकृति हिमानी के निक्षेपणात्मक स्थल रूप से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पे आपको स्पष्ट तौर पे ध्यान देना कि हिमानी निक्षेपणात्मक स्थल रूप, ठीक है, और उसके बाद यहाँ नहीं पे ध्यान देना है, समझ रहे हैं? ग्लेशियर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन सा नहीं है? ऑप्शन दिए हैं मेष शिला, हिमोर, ड्रमलिन और केम। तो आपका जो मेष शिला है वो आपका निक्षेपणात्मक नहीं है, जबकि ये क्या है, इरोजनल लैंडफॉर्म है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा साक्ष्य महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है? ऑप्शन दिए हैं पुराचुंबकत्व, तापीय संकुचन, ज्वारीय बल और सागर नितल प्रसरण। तो जो है महाद्वीपीय विस्थापन की जो पुष्टि नहीं करता है वो है आपका तापीय संकुचन या थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, ये आपका जो है पुष्टि नहीं करता, जबकि शेष जो है पैलियोमैग्नेटिज्म, टाइडल फोर्स और जो आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, ये तीनों जो है महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कास्ट स्थलाकृति का निक्षेपणात्मक रूप नहीं है? कास्ट मतलब कि आपका भूमिगत जल से संबंधित कौन सा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं अच्युताश्म, निश्चुताश्म, कंदरा एवं गुफाएं और लैपीज। तो आपका जो दिए हुए हैं ऑप्शन उनके अनुसार जो लैपीज है वो आपका जो है क्या है, वो निक्षेपणात्मक ना होकर के अपर्दनात्मक स्थल रूप है। अब जो अच्युताश्म और निश्चुताश्म है इसको आपको मालूम होगा कि इसे कहते हैं स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट। आपको मालूम है कि नहीं? ये 15 नंबर प्रश्न है। स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, केव्स एंड केवर्नस और आपका लैपीज, ये प्रश्न जो है डिलीट किया गया था आंसर की में। अब आपको बताते चलें कि अभी तो हम लोग हिंदी में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको बता दे रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषियों के लिए हम उसको अंग्रेजी में भी अपलोड करेंगे वीडियो, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिंदी भाषी जो सब्सक्राइबर्स उनकी संख्या अधिक है, इसलिए हम जो है इसको हिंदी में पहले दे रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भूआकृति विज्ञान में प्राइमरम्फ और एंड्रम्फ शब्दावलियों का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन दिए हुए हैं स्ट्रॉलर महोदय ने, डेविस महोदय ने, किंग महोदय ने और पेंक महोदय ने। तो प्राइमरम्फ और एंड्रम्फ जो दिया था वो किसने दिया था? सबसे पहले दिया था पेंक महोदय ने। तो इन्होंने क्या बताया था? अब यहाँ पे आपको क्या पोस्ट करना है कि डेविस और पेंक की जो साइकिल ऑफ इरोजन थी उसमें सबसे बड़ी जो डिफरेंस था वो क्या था, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना। और आप बताइएगा कि प्राइमरम्फ
अपर्दन चक्र के शुरू की अवस्था है या बाद की अवस्था है, इसको आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्थलाकृति पवन के अपर्दनात्मक स्थल रूपों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं इंसलबर्ग, बरखान, ड्राइकेंटर, गारा या छत्रकशिला। तो पवन के अपर्दनात्मक स्थल रूप से संबंधित नहीं, मतलब कि क्या है कि इरोजनल लैंडफॉर्म है, मतलब ठीक है। तो ये आपका जो है बरखान जो है क्या है, एक जो है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ठीक है, ना कि जो है इरोजनल लैंडफॉर्म। अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए अवतलन का सिद्धांत डार्विन महोदय द्वारा, तो ये आपका सही है। स्थैतिक तरंग सिद्धांत हैरिस के द्वारा, ये भी सही है। हिमनद नियंत्रण सिद्धांत पेंक के द्वारा, तो पेंक महोदय ने कोई भी सिद्धांत इस तरह का नहीं दिया था, समझ रहे हैं। और वायव्य राशि का सिद्धांत कांट महोदय ने दिया था, तो आपको मालूम ही है। अब आप मुझे बताइए कि जो हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है किसने दिया था, वो आपको मालूम है, आप आसानी से मुझे बता सकते हैं, तो आप बताइएगा कौन सा है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्लेट एवं यूरेशियाई प्लेट के मध्य हिमालय पर्वत में निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट, समझ रहे हैं, कौन सी प्लेट सीमा स्थित है। तो आप बताइएगा। महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण सीमा है, मतलब कॉन्टिनेंटल ओशियानिक कन्वर्जेंस बाउंड्री है, या अपसरण सीमा है, या रूपांतरित सीमा है, या महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण सीमा है, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस बाउंड्री। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है आपका महाद्वीपीय अभिसरण सीमा। तो भारतीय प्लेट भी वही है और यूरेशियन प्लेट भी महाद्वीपीय है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्जात प्रक्रम का प्रकार नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, पटल विरूपण। तो जो बहिर्जात प्रक्रम का प्रकार नहीं है वो है आपका जो है क्या, पटल विरूपण, जो कि अंतर्जात प्रक्रिया द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि तापमान में एडियाबेटिक बदलाव किस कारणवश होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं वायु के तापमान में बदलाव, हवा में सिकुड़न या फैलाव, तेज विकिरण और तेज हवाएं। तो आपका जो है हवा में जो सिकुड़न है, कंप्रेशन ऑफ एयर है, वही जो है क्या है, एडियाबेटिक बदलाव का कारण है। अगला प्रश्न है कि वर्षण की प्रक्रिया का सही अनुक्रम क्या है। ये इसके पहले पीजीटी और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो पेपर सॉल्व करने का यही एक अच्छा विधि है कि इससे फायदा क्या है कि इससे एज इट इज प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए वही यूपी में पूछ लिया गया, फिर उसके बाद उसको ट्रांसफर कर राजस्थान को भी पूछ लिया गया या एमपी में पूछ लिया गया। तो अगर आप प्रश्नों को एक बार फेस किए होंगे तो निश्चित तौर पे प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको असमंजस नहीं होगा, घबराहट नहीं होगी और आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व करके सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो वर्षण की प्रक्रिया का सही अनुक्रम मतलब सीक्वेंस कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं असंतृप्त वायु, संघनन, ओसांक, वर्षण। ओसांक, संघनन, असंतृप्त वायु, वर्षण। असंतृप्त वायु, ओशांक, संघनन, वर्षण। ओसांक, वर्षण, संघनन, असंतृप्त वायु। तो जो सही है वो है आपका जो है अनसैचुरेटेड एयर या असंतृप्त वायु, ड्यू पॉइंट, ओशांक, संघनन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, वर्षण। ठीक है, तो ये आपका जो है सही अनुक्रम है। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना है। इसके पहले ये आपका जो है पूछा जा चुका है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। एक तरफ जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित देश दिए हुए हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि जो बेंगुइस है वो कहाँ से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, आप मुझे बताइएगा। तो बेंगुइस आपका किससे है, फिलीपींस से। ठीक है, अब हरिकेन कहाँ पे है, अब आप मुझे बताइएगा, सोचिएगा। तो हरिकेन आपका कहाँ पे है, हरिकेन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। टाइफून आपका जो है चीन से है और विली विली आपका ऑस्ट्रेलिया से। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मिलाना है। तो आप मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे आप मुझे बताइए। तो जब आपको मिलाना होगा तो आपका एक का जो है क्या हो जाएगा, A3, B का 4, 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 देखो कौन सा सही है, 3 4 2 1 यही आपका सही है, मतलब बी नंबर ऑप्शन सही है ना। अगला प्रश्न है कि निम्न कथन में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं AF मतलब उष्णकटिबंधीय वर्षा 1, तो ये आपका सही है, समझ रहे। F दिया हुआ मतलब कि हमेशा वर्ष भर वर्षा होना, और A का मतलब है कि आपका जो है ये ट्रॉपिकल जोन का पार्ट है। ठीक है, AM का मतलब है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ये भी सही है। AW है उष्णकटिबंधीय सवाना, ये भी सही है। और AA आपका जो है उष्ण मरुस्थल, तो ये आपका जो है गलत है।
तो यहाँ पे जो होती है, अगर अर्ध शुष्क जलवायु है तो BHW होता है या फिर BHW होता है ना, तो ये आपको मालूम होगा। तो ये आपका जो है कथन सही नहीं है। अगला जो है आपका है कि थानवेट का वर्ष 1948 में संशोधित जलवायु वर्गीकरण किस अवधारणा पर आधारित है? ऑप्शन दिए हुए हैं प्रभावी तापमान, वर्षण सूचकांक, संभावी वाष्पन परश्वसन और उसके बाद संभावी वर्षण। तो ये जो आपका ऑप्शन सी है, संभावी वर्षण परश्वसन, ये जो है आपका जो है क्या है, उसकी अवधारणा पर आधारित है जो संशोधित है। अब इसका इंग्लिश वर्जन क्या है वो आपका देखना बहुत जरूरी है। तो ये है आपका कौन सा, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। तो प्रश्न पूछा गया है कि क्षोभ मंडल में वायु की गति या संचलन का कारण है। ऑप्शन दिए हुए हैं सौर पवन, संवहन धारा, गुरुत्वाकर्षण बल या वायुदाब। तो आपको मालूम है कि वायु की में जब भी संचलन होता है तो हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है, मतलब कि एयर प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। ऑप्शन दिए हुए हैं ग्रीष्म, शुष्क ग्रीष्मकाल एवं आर्द्र शीतकाल। दूसरा है आर्द्र ग्रीष्मकाल तथा शुष्क शीतकाल। तीसरा है शुष्क ग्रीष्म तथा शुष्क शीतकाल, आर्द्र ग्रीष्म तथा शीतकाल रहित। ठीक है, तो जो आपका मालूम है कि भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है, मेडिटेरियन जो क्लाइमेटिक जोन होता है, वहां पे जो वर्षा है वो ज्यादातर शीत ऋतु में होती है और ग्रीष्म ऋतु जो है शुष्क रहता है। तो जो विकल्प नंबर ए है वो आपका सही है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि वायुमंडल में एक निश्चित भाग में अति तीव्र गति वाली ऊपरी वायु तंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए हुए चक्रवात, प्रतिचक्रवात, मानसून और जेट स्ट्रीम। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम की खोज किसने की थी, कब की थी, इनकी स्पीड कितनी होती है, ये केवल उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होती हैं, या पृथ्वी की सतह से कितनी किलोमीटर ऊंचाई पर प्रवाहित होती हैं, इसके बारे में इसके पहले की वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था। तो आप इसके पहले की वीडियोस को देख के आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आयन मंडल की किस परत में रेडियो की लघु तरंग परावर्तित होती हैं, मतलब माइक्रोवेव्स जो है रिफ्लेक्ट होती हैं। ऑप्शन दिए हुए डी परत, ई परत, एफ परत, एस परत। तो जो माइक्रोवेव्स हैं वो आपकी जो है एफ परत से होती हैं। अब आपको बताना है कि जो लॉन्ग वेव्स हैं वो किस परत से परावर्तित होती है, वो आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। ऑप्शन दिए हुए हैं 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर, 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर। तो जो आपका एग्जैक्ट आंसर सही है वो है आपका ड्राई एडियाबेटिक जो लैप्स रेट है वो आपका 10 सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर या 1 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता क्या रहती है? ऑप्शन दिए हुए अस्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है या वही रहती है। तो निरपेक्ष आर्द्रता की बात की जा रही है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की, तो वो आपकी वही रहती है, एज इट इज रहती है। अब आप बताइए कि तापमान बढ़ने पर सापेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो आपको सोचना है। अगला प्रश्न है कि आल्प्स में चलने वाली गर्म हवाएं किस नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शन दिए हुए चिनूक, फॉन, सिरक्को और बोरा। तो आपका उत्तर है फॉन। अब आप बताइए कि कौन सी इन जो 3 जो बची हुई जो विकल्प हैं उनमें किस हवा को, किस स्थानीय हवा को हिमभच्छी कहा जाता है और कौन सी हवा है जो कि रक्त वर्षा करती है? ये दो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में बी वर्ग की जलवायु क्या दर्शाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं आर्द्र जलवायु, ध्रुवीय जलवायु, शुष्क जलवायु, उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु। तो बी वर्ग जो है वो आपका ड्राई क्लाइमेटिक जोन को शो करता है या शुष्क जलवायु को शो करता है। अगला प्रश्न है अस्वच्छांशों की स्थिति कहाँ है? ऑप्शन दिए हुए हैं उपोष्ण निम्न वायुदाब पेटी, भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी या ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो ये है आपका उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अगला प्रश्न है कि शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति संबंधी ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन दिए हुए हैं फिट्जरॉय ने, एबरक्रोम्बी ने, बर्कनीज ने या शा और लैम्पर्ट ने। तो बर्कनीज महोदय ने ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में ओजोन गैस की अधिकांश मात्रा पाई जाती है।
ऑप्शन दिए हुए हैं क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, वायुमंडल में। तो ये है आपका जो है ओजोन जो पाई जाती है समताप मंडल में। आपको बताते चले कि 15 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर तक इसकी सांद्रता अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि कौन से प्रदेश में वर्षा प्रधानता संवहनीय होती है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं टुंड्रा प्रदेश, विषुवत-रेखीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश और टैगा प्रदेश। तो जो संवहनीय वर्षा होती है वो होती है आपकी विषुवत-रेखीय प्रदेशों में। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का सही घटता क्रम कौन सा है, मतलब कि आपका डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियान, ऑक्सीजन, नियान, जेनान, आर्गन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियान, हीलियन, उसके बाद मीथेन, आर्गन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो जो आपका सही क्रम है वो है नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और नियान कितना है वो आप मुझे बताइएगा। अगला प्रश्न है कि जिस दिशा में पवन प्रवाहित होती है यदि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं तो हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस नियम को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हुए बायस-बेलेट लॉ, घर्षण बल, ताप प्रवणता बल या फेरेल का नियम। तो ये फेरेल का नियम है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुवीय ज्योति या सुमेर ज्योति उत्पन्न होती है। ऑप्शन दिए हुए वायुमंडल में, अयन मंडल में, ओजोन मंडल में, समताप मंडल में। तो जो उत्तरी ध्रुवीय ज्योति है जिसे कहते हैं अरोरा बोरियालिस, वो आपकी उत्पन्न होती है आयन मंडल में, आयनोस्फीयर में। अगला प्रश्न है कि लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति होती है। ऑप्शन दिए हुए युतिकी, समकोणिकी, वियुतिकी या युति वियुतिकी। तो वो होती है आपकी समकोणिकी। अब आप बताइए कि युति कब होता है, वियुति कब होता है और युति वियुति की स्थिति या सिजगी की स्थिति कब होती है, वो आप एक एक लाइन में कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई और गहराई के क्षेत्र को किस वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं उच्चतादर्शी वक्र द्वारा, आवृत्ति वक्र द्वारा, ओजाइव या संचयी आवृत्ति वक्र द्वारा या फ्रेंच वक्र द्वारा। तो ये आपका दिखाया जाता है उच्चतादर्शी वक्र द्वारा या हेप्सोमेट्रिक कर्व के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गहन सागरीय निक्षेप नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं ग्लोबिजेना पंख, सिल्ट, रेडियोलेरियन पंख या लालचिका। ठीक है, तो आपका जो उत्तर सही है वो है आपका सिल्ट। अब आप बताइए कि ग्लोबिजेना जो है और रेडियोलोरियन है, ये चूना प्रधान है या सिलिका प्रधान है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रवाल विरंजन परिणाम है। ऑप्शन दिए हुए हैं ठंडी समुद्री धाराओं का, समुद्री जल प्रदूषण का, भूमंडलीय ऊष्मन का या समुद्री लवणता वृद्धि का। तो प्रवाल विरंजन जो परिणाम है वो है भूमंडलीय ऊष्मन का या ग्लोबल वार्मिंग का। अगला प्रश्न है सेंट पॉल कटक स्थित है। ऑप्शन दिए हुए अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या भूमध्य सागर में। तो आपका उत्तर सही है हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सागर सबसे कम गहरा है? ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तरी सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर या पीला सागर या पीत सागर। तो आपका उत्तर सही है कौन सा? पीत सागर। अगला प्रश्न है कि पाइक्नोक्लाइन का संबंध महासागरीय से है। ऑप्शन दिए हुए हैं लवणता से, घनत्व से, तापमान से, निक्षेप से। तो आपका सही है उत्तर कौन सा? घनत्व से, मतलब डेंसिटी से। अब आप बताइए थर्मोक्लाइन किससे संबंधित है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, बताइएगा। अगला प्रश्न है कि सागरीय जल में लवणों का सही घटता क्रम कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। तो जो आपका उत्तर सही है वो सी नंबर है, सोडियम क्लोराइड, जो लगभग में 77% है। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड है, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि ज्वारभाटा की उत्पत्ति संबंधी प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन दिए हैं हैरिस ने, एरी ने, उसके बाद वेवेल ने और लाप्लास ने। तो जो प्रगामी तरंग सिद्धांत था, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी थी, वो आपकी विलियम वेवेल ने दी थी। अब आप मुझे बताइएगा कि हैरिस महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया, एरी ने कौन सा दिया और लाप्लास ने कौन सा दिया। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का है कि शीत दीवार संबंधित है, कोल्ड वॉल संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं ब्राजील की धारा से, कनारी की धारा से, मोजाम्बिक की धारा से और गल्फ स्ट्रीम की धारा से।
तो आपका उत्तर सही है गल्फ स्ट्रीम की धारा से। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर से संबद्ध है। ऑप्शन दिए हुए फ्लोरिडा की धारा, कनारी की धारा, अंगुलहास की धारा और क्यूराइल की धारा। तो यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कि ठंडी जलधारा जो कि हिंद महासागर से संबंधित है, तो वो आपकी है अंगुलहास की धारा। अब आपको बताना है कि जो फ्लोरिडा की धारा है वो गर्म धारा है कि ठंडी धारा है। क्यूराइल और कनारी की धारा कहाँ पर प्रवाहित होती है, तो ये आपको बताना है कि कनारी और क्यूराइल की धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं जापान सागर, उत्तर सागर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर या आर्कटिक सागर में। तो सभी लोगों को मालूम है कि ये 1920 किलोमीटर लंबाई में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ सूची में सागरीय कटक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ जो है महासागर दिए हुए हैं। तो आपको मालूम है कि जो डॉल्फिन कटक है या डॉल्फिन रिज है वो कहाँ पे स्थित है, आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो एक को आप मिला देंगे किससे, 4 नंबर से। ठीक है। उसके बाद आपका जो है दिया हुआ है क्या, स्कोटिया। स्कोटिया आपका कहाँ पे है, 3 नंबर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर से। फिर उसके बाद सेंट पॉल जो है आपका कहाँ पे है, वो दक्षिणी हिंद महासागर में है। और उसके बाद एल्बेत्रास जो है आपका वो जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो आप इस तरह से मिला देंगे तो जो आपका उत्तर आएगा वो होगा आपका 4, 3, 1, 2। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन दिया हुआ कि एटाल की आकृति वृत्ताकार होती है। उसके बाद कारण दिया हुआ है कि प्रवाह भित्ति का निर्माण, यहाँ पे प्रवाल होना चाहिए, गलत दिया हुआ है। प्रवाह भित्ति का निर्माण 1280 मीटर तक की गहराई तक पाया जाना टेक्टोनिक सिद्धांत को दर्शाता है। आपके जो कूट दिए हुए हैं कि दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो जो आपका उत्तर सही है वो सही है कि दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो अब आपको सोचना है कि सही व्याख्या क्या हो सकती है, वो आपको दिमाग में सोचना है। तो जो व्याख्या के लिए जो कथन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि प्रवाल भित्ति का निर्माण 1280 मीटर तक की गहराई तक पाया जाना, किस वजह से पाया जाना है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये आपका पूर्णतः गलत है कि नहीं। तो ये तो आपका है ही। अगला जो है प्रश्न है कि कर्माडेक खाई कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर में, उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में। तो जो आपका उत्तर सही है वो आपका सही है दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अब आपको क्या करना है कि जो दुनिया के जो 5 सबसे गहरे ट्रेंचेज हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है और उसको तैयार करना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हरित गृह गैसों को सीमित करने का प्रथम सम्मेलन कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए टोरंटो सम्मेलन, रियो सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल था। कब किया गया था, 1997 में। कहाँ किया गया था, क्योटो में। क्योटो किस देश में है वो आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बताइएगा। दूसरा है कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल था वो ओजोन परत के संरक्षण से था, उसके संरक्षण को लेकर था जो कि मॉन्ट्रियल में हुआ था। अब आपको बताना है कि मॉन्ट्रियल किस देश में है और कब हुआ था ये प्रोटोकॉल। और जो रियो सम्मेलन है उसमें पृथ्वी प्रथम सम्मेलन कहा जाता है। और जो टोरंटो सम्मेलन है किससे संबंधित है वो आपको बताना है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि मैक्सिको तट से फिलिपाइन तट तक एक नाव को जाने में कौन सी धारा सहायक हो सकती है। ऑप्शन दिए हुए हैं कैलिफोर्निया धारा, उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा और क्यूरोशियो की धारा। तो आपका उत्तर सही है उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। अगला प्रश्न है कि प्रवाल द्वीप के निर्माण से संबंधित अवतलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन दिए हुए मरे, अगासिज, सेम्पर और डार्विन। तो जो प्रवाल भित्ति के संबंध में जो अवतलन सिद्धांत था वो डार्विन महोदय ने दिया था। अब आप बताइए कि जो स्थिर स्थल सिद्धांत है वो किसने दिया था। आपको एक आइडिया मिल जाएगा, इसी में उत्तर है जो ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वेलापवर्ती निक्षेपों में शैवाल या काई से निकले हुए पदार्थ होते हैं और अधिकांशतः तरल पंख के रूप में होते हैं, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन दी हुआ पंख, ऊज,
लाल पंख और प्रवाल पंख। तो आपका उत्तर है लाल पंख। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आपका जो वही है कि एक तरफ जो है आपके दिए हुए हैं गर्त दिए हुए हैं, सागरीय गर्त दिए हैं और दूसरी तरफ महासागर के नाम दिए हुए हैं। तो आपको मालूम है कि जो सुंडा गर्त है वो कहाँ पे स्थित है? सुंडा खाई आपने सुना होगा, ये आपका पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, पूर्वी हिंद महासागर में। उसके बाद जो मेरियाना ट्रेंच है वो कहाँ पे है आपका? वो है आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो आप मिला देंगे ए का 3 से, बी का 2 से, तो 3 और 2 वाला आपको विकल्प देखना है। तो आपका सही कौन सा? 3, 2, फिर उसके बाद 1, 4, ये आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद पोर्टोरिको कहाँ पे है? मध्य आंध्र महासागर में, अटलांटिक महासागर में। और उसके बाद अटाकामा जो गर्त है वो आपका जो है कहाँ पे स्थित है? वो आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में। ठीक है, वो आप इससे मिला देंगे। तो आपका जो विकल्प सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा 3, 2, 1, 4। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शन दिए हुए हैं रिटर, स्टाम्प, हार्टसोन, ब्लास। तो ये आपको उत्तर मालूम होगा कि 1959 में एक किताब लिखी थी हार्टसोन महोदय ने जिसका नाम था पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी, और 1939 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि भौगोलिक वातावरण के प्रभाव नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन दिए हुए हैं हेटनर ने, सैंपल ने, हार्वे ने और हैगेट ने। आपका उत्तर सही है सैंपल महोदय ने। अब आप मुझे बताइए कि हेटनर महोदय की जो सबसे फेमस किताब रही वो कौन सी है? हार्वे ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एक्सप्लेनेशंस इन ज्योग्राफी। पीटर हैगेट ने 3-4 किताबें लिखी जो कि मॉडल वर्ड से जुड़ी हुई थी। अब आपको बताना है कि पीटर हैगेट ने चोरले के साथ कौन कौन सी किताबें लिखी थी, उनको आप एक लिस्ट बना के मुझे बताइएगा। इसी तरह से आप मुझे बताइएगा कि स्टाम्प महोदय ने भी कुछ किताबें लिखी थी, रिटर ने किताब लिखी थी और ब्लास ने। तो इन तीनों जो विद्वान थे, भूगोलवेत्ता थे, इनके द्वारा लिखी गई जो सबसे प्रमुख किताबें हैं उनका क्या नाम है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि संभाव्यवाद की संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन दिए हुए टेलर ने, OHK स्पेट ने, मैकेंडर ने, वाइडल डी लाप्लास ने। तो जो आपका उत्तर सही है संभाव्यवाद, प्रोबेबिलिज्म, वो दिया था OHK स्पेट ने। तो यहाँ संभववाद नहीं पूछा गया, संभाव्यवाद पूछा गया। ये आपको क्लियर ध्यान रखना है, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिज्म। ठीक है, पॉसिबिलिज्म की बात नहीं की गई। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राचीन यूनानी रोमन परंपरा के विद्वानों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं हेरोडोटस, वारेनियस, अरस्तु और आपका स्ट्रेबो। तो ये है आपका, ये सभी लोग यूनानी रोमन से संबंधित थे और काफी समय पहले के थे, जबकि वारेनियस जो है 17वीं शताब्दी से थे। और ये किस देश से संबंधित थे ये आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक लिखी? प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ऑप्शन दिए हुए हैं ब्लास, ब्रून्स, डिमांजिया और फेब्रे। तो आपका उत्तर सही है विडाल डी लाप्लास। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हर्बर्टसन, ईसा बोमेन, मैकेंडर, रॉक्सबी। तो आपका उत्तर सही है ईसा बोमेन, जो कि एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। अगला प्रश्न है कि विश्व की 2/3 जनसंख्या स्थल के 1/7 भाग पर केंद्रित है, यह कथन है। ऑप्शन दिए किसका है कि ब्रूंज का, ब्लास का, क्लार्क का, ट्रिवाटा का। तो आपका उत्तर सही है ब्लास का। ब्लास ने बताया था कि विश्व की 2/3 जनसंख्या जो है पूरे जो स्थलीय भाग है पूरे विश्व का, उसके 1/7वें भाग पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है कि विश्व भूगोल में विषय सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद कहा जाता है। ऑप्शन दिए हैं क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल, भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, मात्रात्मक भूगोल बनाम विवरणात्मक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल बनाम समसामयिक भूगोल। तो आपका उत्तर सही है फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपका दिया हुआ है क्वेश्चन है कि अरब भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के विकास में योगदान दिया है। 4 आपके कथन दिए हुए हैं। पहला है यूनानी, फारसी तथा संस्कृत के ज्ञान के स्रोतों को अनुवाद तथा ग्रहण करके, महत्वपूर्ण लेखनों को सुरक्षित करके जिनका पुनर्जागरण में उपयोग हुआ। तीसरा है कि गणित में मौलिक योगदान देके, और चौथा है यूरोप तथा एशिया में भौगोलिक ज्ञान का विस्तार करके। तो आपके जो शुरुआत के 3 विकल्प हैं ये आपके जो है सही हैं, जो कि अरब भूगोलवेत्ताओं के भूगोल के विकास से संबंधित हैं।
तो आपका ये सही है। जबकि जो चौथा विकल्प है कि यूरोप और एशिया में भौगोलिक ज्ञान का विस्तार किया, वो आपका कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि भूगोल में क्षेत्रवर्णीय विज्ञान किसने किसने कहा? तो भूगोल को क्षेत्रवर्णीय विज्ञान कहा था हेटनर महोदय ने। और एक इनकी बहुत फेमस किताब थी, वो 1909 में प्रकाशित हुई थी। आप बताइएगा कौन सी किताब है। और आप दूसरा मुझे बताइएगा प्रश्न कि डेविस महोदय ने जो अपर्दन चक्र की संकल्पना दी, जो नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन दी, वो किस नदी के अपर्दन से संबंधित थी? अगला प्रश्न है कि नव निश्चयवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए हैं रुको निश्चयवाद, जाओ निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद, या सभी सही है। तो आपका जो सही था स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म या रुको और जाओ निश्चयवाद से। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में हुए परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण था। ऑप्शन दिए हुए हैं भूगोल का स्थानीय विज्ञान के रूप में उभरना, मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन पर जोर बढ़ाना, मानव भूगोल का केंद्रीय स्थिति प्राप्त करना, क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल के द्वैतवाद का पनपना। तो जो आपका उत्तर सही है वो है कि ज्योग्राफी एज ए स्पेशियल साइंस के रूप में उभरना। अब उसके बाद जो अगला प्रश्न है कि भूगोल में आई मात्रात्मक क्रांति का सामान्य लक्ष्य है। ऑप्शन दिए हुए भूगोल को अधिक वैज्ञानिक और सैद्धांतिक बनाना, भौगोलिक अध्ययन को यथार्थ और विशुद्ध बनाना, भावमूलक प्रादेशिक उपागम से मुक्ति, निश्चयात्मक विचारों से मुक्ति। तो जो आपका सही है कि जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आया ज्योग्राफी में, उसका केवल मकसद था कि इसको साइंटिफिक और जो है कॉन्सेप्चुअल बनाना था। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जो है संकल्पना दी हुई है और दूसरी तरफ उसके प्रस्तावक कौन है वो दिए हुए हैं। तो निश्चयवाद आपको मालूम है कौन थे, रेटजेल महोदय थे। तो निश्चयवाद को आप मिला देंगे किससे? निश्चयवाद को आप मिलाएंगे किससे? रेटजेल महोदय से। उसके बाद आप संभववाद हो गया, तो संभववाद आप मिलाएंगे किससे? ब्रूंज महोदय से। नव निश्चयवाद जो है आपका वो किससे मिलाएंगे आप? नव निश्चयवाद वो आपका ग्रिफिथ टेलर से मिला देंगे। और प्रसंभाव्यवाद किससे लगाएंगे? OH के स्प्रेड से। तो इस तरह से जो आपका उत्तर सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका इससे 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 जहां पे हो उसको आप मिला दीजिए। तो ये पहला ही ऑप्शन सही है, 2 3 4 1। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए आपके कुछ प्रश्न सॉल्व करने से ही बहुत ढेर सारे प्रश्न तैयार हो गए। अगला प्रश्न है जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, क्योंकि हम 25-25 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि 76 नंबर प्रश्न से लेकर 100 नंबर प्रश्न तक सॉल्व करेंगे। अब आपको बताते चले कि इस प्रश्न पत्र में कुल 200 प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर आप 200 प्रश्न तैयार करते हैं तो कुल आपके जिस हिसाब से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उस हिसाब से आपके 500 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो दिया हुआ है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ है कि विविधता में एकता का सिद्धांत रिटर महोदय ने प्रस्तुत किया था। कारण दिया हुआ कि रिटर एक टेलियोलॉजिस्ट थे। कूट दिया हुआ कि दोनों कथन सही हैं, R A की सही व्याख्या करता है। दूसरा है कि दोनों कथन सही हैं किंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है कि A सही है किंतु R गलत है। अगला है A गलत है और R सही है। तो जो आपका सही उत्तर है कि दोनों कथन सही हैं किंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता। तो वो एक टेलियोलॉजिस्ट थे, समझ रहे, ईश्वरवादी थे। तो इसकी वजह से उन्होंने ये सिद्धांत नहीं प्रतिपादित किया था कि विविधता में एकता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों कथन सही हैं लेकिन उनका जो है कारण सही नहीं है। ठीक है, जो 76 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि जिस यूनानी विद्वान का विचार था कि सारे इतिहास को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में तथा सारे भूगोल को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना चाहिए, वह है। ऑप्शन दिए हुए हैं थेल्स, हेरोडोटस, हिकेटियस, एनेक्जिमेंडर। तो ये कहा था हेरोडोटस महोदय ने। तो आपको बताना है कि हेरोडोटस महोदय को किस विषय का पिता कहा जाता है। जैसे जो है आपका हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है, तो हेरोडोटस को किस विषय का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न आपको इसी जो विकल्प बने हुए हैं उन्हीं से पूछ लेता हूं कि जो गणितीय भूगोल है उसका पिता किसे कहा जाता है। तो 2 भूगोलवेत्ता हैं जिनको संयुक्त रूप से कहा जाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ महाद्वीपों के प्राचीन नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ महाद्वीपों के आधुनिक नाम जो है दिए हुए हैं।
और ये जो आधुनिक नाम दिए हुए हैं वो बिल्फर्ड महोदय द्वारा प्रतिपादित दिए हुए हैं। अब जो है जो कुश द्वीप है वो कहाँ पे वर्तमान में स्थित है उसको आपको बताना है। तो जो कुश द्वीप है वो आपका अभी वर्तमान में फारस और अफगानिस्तान में स्थित है। जो क्रौंच द्वीप है वो आपका जो स्थित है वो है पश्चिमी यूरोप में। उसके बाद जो पुष्कर द्वीप है, पुष्कर द्वीप आपका आइसलैंड के पास स्थित है। और जो शक द्वीप है वो आपका ब्रिटिश द्वीप समूह पे स्थित है। तो आप इस तरह से सूची 1 को सूची 2 से मिला देंगे। अगला प्रश्न जो है वो हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर दिए गए कूट से भौगोलिक विचारधाराओं का सही क्रम चुनिए। पहला जो दिया हुआ है कि मनुष्य प्रकृति का दास है। दूसरा है प्रकृति मात्र अवसर प्रदान करता है, उनका चयन करता मनुष्य है। तीसरा, मनुष्य ना तो प्रकृति का दास है ना ही उसका स्वामी है। चौथा जो कथन दिया हुआ है कि मनुष्य का कल्याण प्रकृति के विरोध में नहीं बल्कि उसके सहयोग में है। आपके कूट दिए हुए कि पहले कथन का जो कॉन्सेप्ट था ज्योग्राफी में कौन सा था। तो पहला जो कथन दिया हुआ कि मनुष्य प्रकृति का दास है, तो मनुष्य प्रकृति का दास है ये किसमें था, वो था नियतिवाद में, डिटर्मिनिज्म में। ठीक है। उसके बाद मनुष्य क्या है, प्रकृति मात्र अवसर प्रदान करता है, उसका चयन करता मनुष्य है। तो ये क्या था, संभववाद या प्रोबेबिलिज्म था। ठीक है। तो इस तरह से आपके जो चारों, तीसरा जो विकल्प है कि ना तो मनुष्य प्रकृति का दास है ना ही उसका स्वामी है, तो ये आपका जो है नवनियतिवाद या नियो डिटर्मिनिज्म था। और जो चौथा था वो है कि मनुष्य का कल्याण प्रकृति के विरोध में नहीं बल्कि उससे सहयोग में है, ये था आपका समन्वयवाद में। तो आपका जो विकल्प सही है वो है आपका नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद और समन्वयवाद। अब आपको बताना है कि नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद और समन्वयवाद के साथ साथ प्रसंभाव्यवाद, कुल 5 हो गए। पांचों के प्रवर्तक कौन थे या उस सिद्धांत को, उस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, वो आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि सीक्वेंशियल ऑक्यूपेंस की संकल्पना प्रस्तुत किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं गॉटमैन, हेगरस्टैंड, गैडिस और विटलेसी। तो ये दिया था विटलेसी महोदय ने। अब आपको बताना है कि जो मेगालोपोलिस शब्द है वो किसने दिया था। अगला प्रश्न है कि टालमी के मानचित्र में प्रयुक्त थूले तथा प्रसुम स्थान स्थित थे। क्या दिया हुआ है, थूले तथा प्रसुम स्थान। आपके जो विकल्प दिए हुए हैं कि विश्व के सुदूरतम उत्तर और दक्षिण स्थान, विश्व के सुदूरतम पूर्व व पश्चिम स्थान, विश्व के मध्य में स्थान और भूमध्य रेखा पर। तो जो थूले है वो विश्व के सुदूरतम उत्तर में स्थित स्थान था तथा जो प्रसुम स्थान है वो दक्षिण में स्थित स्थान था। तो आपको इस तरह से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या भूगोल का जनक किस विद्वान को माना जाता है। ऑप्शन दिए हुए जेबी गार्नियर, जीटी ट्रिवार्था, डब्ल्यू जेलेंस्की, जॉन आई क्लार्क। तो आपका जो उत्तर है वो आपका सही है, ट्रिवार्था महोदय को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नगरीय वृद्धि का बहुनाभिकीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। मल्टी न्यूक्लियाई कॉन्सेप्ट। ऑप्शन दिए हुए बर्गेस महोदय, होमर हर्ट महोदय, गैरिसन महोदय और हैरिस और उलमैन। तो आपका उत्तर सही है, हैरिस और उलमैन। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या के बढ़ते क्रम में नगरीय बस्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही क्रम में है। ऑप्शन दिए हुए शहर, नगर, महानगर, सन्नगर। नगर, शहर, सन्नगर, महानगर। नगर, शहर, महानगर, सन्नगर। सन्नगर, नगर, महानगर और शहर। आपका जो उत्तर सही है वो है नगर मतलब टाउन, सिटी शहर, महानगर मतलब मेट्रोपोलिस और उसके बाद आपका जो है सन्नगर वो हो गया आपका कोनर्वेशन। तो ये आपका सही है। अगला प्रश्न है कि जननांगी संक्रमण सिद्धांत दिया था। ऑप्शन दिए हुए हैं ट्रिवार्था, अगला है थॉमसन और नोटेनस्टीन, अगला है माल्थस तथा बॉग। अब आपका जो सही है वो है थॉमसन और नोटेनस्टीन ने। अब आपको बताते चले कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कॉन्सेप्ट है या जननांगी संक्रमण सिद्धांत है, ये जो है 1929 में सबसे पहले थॉमसन महोदय ने दिया और 1945 में नोटेनस्टीन महोदय ने दिया। अगला जो प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ सूची 1 में कुछ भूगोल के सिद्धांत दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके प्रतिपादक दिए हुए हैं। तो जो प्राथमिक नगर है, प्राथमिक नगर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये प्राइमेट सिटी का, वो है आपका जेफरसन का। अगला है मेगालोपोलिस, जो कॉन्सेप्ट दिया था किसने दिया था, जीन गॉटमैन ने दिया था। सीबीडी का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, कोल्बी महोदय ने दिया था। तथा कोट आकार का जो सिद्धांत है वो जिफ महोदय ने दिया था। तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3, 4, 2, 1।
तो आप आसानी से देख सकते हैं 3, 4, 2, 1 आसानी से लगा देंगे। अगला जो है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना तथा कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ जो है सूची 1 में दिए हुए सिद्धांत और दूसरी तरफ जो है उनके प्रतिपादक दिए हुए हैं। तो संकेंद्रित जो सिद्धांत है, संकेंद्रित सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था आपका बर्गेस महोदय ने। और जो खंडीय सिद्धांत किसने दिया था? होमर हायट महोदय ने दिया था। नाभिकीय बहुनाभिक सिद्धांत जो दिया था वो CD हैरिस और उलमैन महोदय ने दिया था। और संयुक्त वृद्धि सिद्धांत जो है वो दिया था गैरिसन महोदय ने। तो ये आपका उत्तर सही हो गया। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन दिए हुए अमलैंड का जो सिद्धांत दिया था वो एंटे एलिक्स ने दिया था, सही है। नगर प्रदेश या सिटी रीजन जो कॉन्सेप्ट दिया था वो RE डिकिंसन ने दिया था, ये भी सही है। हिंटरलैंड जो है HF ग्रीन ने दिया था, ये भी सही है। अर्बन फील्ड जो सिद्धांत वो RM नार्दन ने नहीं दिया था। अब अर्बन फील्ड सिद्धांत किसने दिया था ये आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है, यही आपका होमवर्क है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक तकनीकी शब्द जनसंख्या के आकार एवं कृषि भूमि के बीच संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होगा। ऑप्शन दिए हुए तुलनात्मक घनत्व, कृषि घनत्व, कायिक घनत्व और आर्थिक घनत्व। तो जो आपका है जनसंख्या और जो कृषित भूमि का जो अनुपात है वो आपका उत्तर सही है, कायिक घनत्व या फिजियोग्राफिक डेंसिटी। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित दरों में से कौन सा एक प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात करने के लिए सही है। ऑप्शन दिए हुए हैं जन्म दर तथा मृत्यु दर का अंतर। अगला है जनन क्षमता दर तथा स्थानांतरण क्षमता दर का अंतर। अगला है कि जनन शक्ति दर तथा जनन क्षमता दर का अंतर। और जो अंतिम विकल्प है कि जनन क्षमता तथा जनन शक्ति दर का अंतर। तो जो आपका सही है वो है बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस। अगला प्रश्न है कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन दिए हुए हैं एडवर्ड वेस्ट, एडविन कैनन, सर वाल्टर रेले और हेनरी जॉर्ज। तो जो आपका सही उत्तर है वो है एडविन कैनन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश यूरोपीय जनसंख्या की धुरी कहलाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं 45 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, 55 डिग्री नॉर्थ और उसके बाद 40 डिग्री नॉर्थ। तो जो आपका उत्तर सही है वो है कि 50 डिग्री नॉर्थ। अगला प्रश्न है कि नगर प्रभाव क्षेत्र के लिए अलगाव बिंदु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं PD कन्वर्स महोदय द्वारा, रेली महोदय द्वारा, कैरी महोदय द्वारा या CB फॉसेट महोदय द्वारा। तो आपका जो सही विकल्प है वो है PD कन्वर्स महोदय द्वारा, जिन्होंने नगर प्रभाव क्षेत्र के लिए अलगाव बिंदु सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब आपको बताना है कि कैरी महोदय और रैली महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है कि गणितीय घनत्व का अर्थ है। ऑप्शन दिए हुए हैं कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का अनुपात, कुल क्षेत्रफल तथा ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात, कृषित भूमि तथा कुल जनसंख्या का अनुपात, कृषित भूमि तथा ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात। तो जो आपका सही है कि मैथमेटिकल डेंसिटी जो होती है वो कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का अनुपात होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेश निर्धारित करने वाला विद्वान कौन है। ऑप्शन दिए हुए माल्थस, मार्क्स, एकरमैन और जिमरमैन। तो आपका जो उत्तर है वो है एकरमैन महोदय। अगला प्रश्न है कि मानव प्रजाति है। ऑप्शन दिए हुए नगरीय शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत मानव समुदाय, मानव जाति का सामाजिक सांस्कृतिक उपविभाग, मानव जाति का धार्मिक समूह, जनजाति व्यवस्था का मानव जातीय समूह। तो आपका जो ह्यूमन रेसेस है वो है शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत मानव समुदाय। अगला प्रश्न है कि नगर गांवों से मुख्यतः किस संदर्भ में भिन्न है। ये आपसे प्रश्न कई बार पूछा जाता है, कार्य के आधार पे, स्थिति के आधार पे, आकृति के आधार पे या सांस्कृतिक विविधता के आधार पे। तो जो गांव शहर से भिन्न होते हैं वो फंक्शन के आधार पे होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो गांव है प्राइमरी एक्टिविटीज उनमें प्रधानता होती है और जो नगर होते हैं उनमें द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाएं ज्यादातर होती हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक नगर की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन दिए हुए जेफरसन महोदय द्वारा, जिफ महोदय, मम्फोर्ड द्वारा या सीजोबर्ग द्वारा। तो जो प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था जेफरसन महोदय द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतया सामाजिक कल्याण का संकेतक नहीं माना जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं शिशु मृत्यु दर, महिला साक्षरता, पेयजल की उपलब्धता और अपराध। तो अपराध जो है वो सामाजिक कल्याण का संकेतक नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जननांकीय संक्रमण में जनसंख्या वृद्धि की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं 3,
4, 5, 6। तो आपका जो उत्तर सही है वो है आपका 5। वो कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि जेके जिफ ने कोटि आकार संबंधी कौन सा सूत्र प्रतिपादित किया? P बराबर सिग्मा P अपान सिग्मा 1 अपान R। दूसरा है पी आर बराबर P1 अपान R। अगला है P बराबर P अपान N, R बराबर सिग्मा PR अपान N। तो आपका जो सही उत्तर है वो है PR बराबर P1 बटे R। अब आप बताइए कि PR और ये सब है क्या, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना कि PR बराबर PR क्या होता है, P1 क्या होता है और R क्या होता है। इसको आप एक्सप्लेन करके मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। 1 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि केंद्रीय स्थानों के कार्य, प्रकार एवं उनके वितरण पर कौन सिद्धांत प्रभावी नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं बाजार सिद्धांत, यातायात सिद्धांत, प्रशासकीय सिद्धांत और संकेंद्रीय वलय सिद्धांत। तो जो संकेंद्रीयता वाला सिद्धांत है ये आपने नाम कभी नहीं सुना होगा, ये आपका जो है उत्तर गलत है। तो जो बाजार सिद्धांत है, समझ रहे हैं, यातायात सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत है, इसका जो है कुछ वैल्यू होता है। तो जो क्रिस्टालर महोदय ने जो बताया था कि मार्केट वैल्यू कितनी होगी, ट्रांसपोर्ट जो है क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होगा, तो आपको एक आइडिया होगा कि क्या था, 3, 4 और 7 आपको याद होगा। तो अब आप बताइए कि अगस्त लास महोदय के अनुसार जो के की वैल्यू थी बाजार के लिए, यातायात के लिए और प्रशासनिक सिद्धांत के लिए, वो कितनी थी, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ कि सबसे पहले केंद्रीय स्थान शब्द का प्रयोग, सेंटर प्लेस का जो शब्द का जो प्रयोग किया था, किसने किया था? अगला प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जो केंद्रीय स्थान संबंधी जो खटकोणीय संकल्पना दी थी हमारे जो क्रिस्टालर महोदय हैं, वो 1936 में दी थी, ठीक है। अब आपको बताना ये है, 1933 में दी थी। आपको बताना है कि जो जर्मनी है, जर्मनी के किस भाग के लिए दी थी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी या उत्तरी, आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए लास के द्वारा, ए वेबर के द्वारा, डब्ल्यू क्रिस्टालर के द्वारा या रॉस्टन के द्वारा। तो न्यूनतम लागत सिद्धांत जो है वो था आपका वेबर महोदय द्वारा। और न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत किसका था, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा आपको बताना है कि अधिकतम लाभ सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, वो भी आपको बताना है। फुटकर लागत सिद्धांत किसने बताया था, वो आपको बताना है। तो इस तरह से आपके 4 प्रश्न और तैयार हो गए। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, क्योंकि इसके पहले की वीडियोज में हमने ये सब चीजें आपको बताई हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए 1 कोयला, पेट्रोलियम, ताप विद्युत। तो जो आपका उत्तर है वो है 1 फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है कि कृषि का गहन प्रकार उन देशों में पाया जाता है जहां जनसंख्या कम है और भूमि सीमित है, जनसंख्या अधिक है और भूमि भी अधिक है। अगला है जनसंख्या अधिक है और भूमि सीमित है। अगला है कि जनसंख्या कम है और भूमि अधिक है। तो आपका जो उत्तर सही है वो है कि जनसंख्या अधिक है और भूमि सीमित है। तो ये आपका जो है उत्तर सही है, क्योंकि गहन प्रकार की कृषि या इंटेंसिव जो फार्मिंग है वहीं पे होती है जिसमें आपको छोटे से जो टुकड़ा होता है खेत से, उससे अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि वर्ष 2013 में विश्व में कहवा का अग्रणी उत्पादक देश है। ऑप्शन दिए हुए हैं ब्राजील, घाना, इक्वाडोर और त्रिनिदाद। तो आपका जो उत्तर सही है वो है आपका ब्राजील। अगला प्रश्न है कि वान थ्यूनेन के अनुसार किसी शहर के चारों ओर विकसित भूमि उपयोग की कटिबंधों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए हुए 4, 5, 6, 7। तो आपका जो विकल्प सही है वो आपका है क्या है, 6 सही है। अब जो आप मुझे यहीं पे तुरंत बता दीजिएगा कि वान थ्यूनेन महोदय ने जो ये सिद्धांत दिया था, कृषि औद्योगिकी सिद्धांत दिया था, वो कब दिया था, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि जो उसकी दूसरी पेटी थी उसमें क्या था, ठीक है, किस स्पेसिफिक जो है पर्पस के लिए यूज होती थी, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सन 2015 में अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन के अवरोही क्रम में जो देश हैं उनको आपको लगाना है, ठीक है, कौन सा समूह सही है? ऑप्शन दिए हुए हैं चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान। तो आपका जो सही उत्तर है अपरिष्कृत जो क्रूड स्टील था उसमें जो है चीन सबसे पहले नंबर पे था, उसके बाद जापान, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। और यहाँ पे पूछा क्या गया है, अवरोही क्रम में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। तो आपका सही हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी तृतीय क्रिया है? ऑप्शन दिए हुए हैं व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, सेवाएं या सभी। तो आपका जो उत्तर सही है वो है सभी। इसके अंतर्गत जो तृतीय क्रियाएं हैं वो सेवाएं भी कही जाती हैं, मतलब सेवा नाम की आर्थिक क्रिया, मतलब जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सभी तृतीय क्रियाओं में आती है। तो व्यापार भी सर्विस है,
वाणिज्य भी है, परिवहन भी है, सभी सेवाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से विनिर्माण कौन से वर्ग की आर्थिक क्रिया? ऑप्शन दिए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो आपका ये है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है? तो आपको मालूम है कि जो प्राथमिक जो क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा जो भी उत्पाद आते हैं उनके रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है, जिससे कि उनके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। और ये जो जिसके द्वारा किया जाता है वो ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चरल जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो वो सब द्वितीय क्रियाएं होती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व में तांबा अयस्क का वर्ष 2017 में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा था? ऑप्शन दिए हुए चिली, पेरू, यूएसए और चीन। तो आपका सही उत्तर है वो है आपका चिली। अब यहाँ की जो प्रसिद्ध खान है, आपको याद होगा कि तांबा अयस्क के उत्पादन के लिए बहुत फेमस एक खान है, उसका नाम क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना। अगला है कि डेटोर शब्द का संबंध है। ऑप्शन दिए हुए परिवहन, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार। तो आपका सही उत्तर है वो है आपका परिवहन। अगला प्रश्न है कि जेसी वीवर ने अपना फसल साहचर्य की विधि में परिकलित किया है कि फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल उनके महत्व के अनुसार है, फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल समान रूप से वितरित है, फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल असमान रूप से वितरित है, फसलों में वहन क्षमता असमान होती है। तो जो आपका सही है कि फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल समान रूप से वितरित है। ये जेसी वीवर ने जो एक परिकल्पना दी थी अपना फसल साहचर्य की विधि, उसके अंतर्गत बताया था। अगला प्रश्न है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन है। ऑप्शन दिए हुए फिशर, शावर, जिमरमैन और स्मिथ। तो जो आपका उत्तर सही है वो है आपका जिमरमैन। अगला प्रश्न है कि किसी प्रदेश की कृषि दक्षता मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया गया है? ऑप्शन दिए हुए फसलों की उपज का, उर्वरक उपभोग का, कृषिगत श्रमिक का और बीजों की किस्म का। तो जो आपका उत्तर सही है वो है कि फसलों की उपज का। अगला प्रश्न है कि निम्न देशों में से किस देश में नोवा मुंडी और गुआ लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं? ऑप्शन दिए हुए यूके, चाइना, भारत, फ्रांस। तो ये आपको मालूम है कि भारत में है। अब आपको बताना क्या है जो कि किस राज्य में है नोवा मुंडी और गुआ, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए हैं भाटिया शस्य विविधता का, तो ये तो सही है, जुड़े हुए हैं। वीवर दिया हुआ शस्य उत्पादकता तक, तो ये आपका गलत है। और आपको याद कर लेना है, यहीं पे जो तीनों विकल्प दिए हैं उनको याद कर लेना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोटि गुणांक विधि किसने दिया था? तो आपका कैंडोल याद हो जाएगा। रफीउल्लाह ने क्या दिया था? अधिकतम सकारात्मक विधि का सिद्धांत दिया था। तो आपको याद कर लेना है कि भाटिया ने शस्य विविधता सिद्धांत दिया, केंडाल ने कोटि गुणांक सिद्धांत दिया और रफीउल्लाह ने अधिकतम सकारात्मक विधि का सिद्धांत दिया। अब आपको बताना क्या है कि वीवर महोदय ने अगर शस्य उत्पादकता सिद्धांत नहीं दिया तो कौन सा दिया? अगर आप ये बताते हैं तो समझ लीजिए कि आप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और सही ढंग से सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि ये जो एक बहुविकल्पीय जो प्रश्न है उससे आपके 4-5 प्रश्न तैयार हो गए आगामी परीक्षाओं के लिए, तो वो आपको देखना है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक भूगोल में निर्णयकारी मॉडल को विकसित किया। ऑप्शन दिए हुए हैं वोल्पर्ट महोदय ने, हैगरस्टैंड महोदय ने, लियोन्तिक महोदय ने और कांटोरेविच महोदय ने। तो जो आपका सही उत्तर है वो है वोल्पर्ट महोदय ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन फूटलूज उद्योग है? ऑप्शन दिए हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, चमड़ा, कागज, सीमेंट। जो आपका सही उत्तर है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब सूची 1 को सूची 2 से जो सुमेलित करना है वो हम लोग देख लेते हैं कौन सी सूची दी हुई है। तो आपकी जो सूची दी हुई है एक तरफ से जो है आपके नाम दिए हुए हैं, विद्वानों के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ सूची में उनके सिद्धांत दिए हैं। तो वान थ्यूनेन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? वान थ्यूनेन को आपको मिलाना किससे है? वो आपको मिलाना है समदैशिक से। इसके अलावा जो रोस्टो ने जो एक सिद्धांत दिया था वो दिया था आर्थिक वृद्धि का मॉडल, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मॉडल दिया था 5 स्टेजेस में वो दिया था। और उसके बाद डगलस नॉर्थ महोदय ने जो दिया था वो है निर्यात आधार मॉडल का। ठीक है, और एस भाटिया महोदय ने क्या दिया था? शस्य विविधता का सिद्धांत या क्रॉप डाइवर्सिटी का सिद्धांत दिया था। तो आप इसको आसानी से मिला लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोगों ने क्या किया है कि अभी तक जो कुल प्रश्न सॉल्व किए हैं वो कितने प्रश्न सॉल्व हो गए? 20 प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। अब 5 प्रश्न और जो हैं उनको हम लोग देख लेते हैं कि वर्ष 2013 के विश्व व्यापारिक ऊर्जा के स्रोतों में प्रथम स्थान है। ऑप्शन दिए हुए हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, अणु ऊर्जा। तो आपका सही उत्तर है पेट्रोलियम का। अब आपको बताते चले कि ये जो पेपर हुआ था वो जून 2018 में संपन्न हुआ था, तो इसलिए 2013 के आंकड़ों के आधार पे ज्यादातर आर्थिक भूगोल से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा
एक आणविक ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख है? ऑप्शन दिए हुए हैं लिथियम, रेडियम, यूरेनियम, कोयला। तो जो यूरेनियम है वो एक ऐसा खनिज है जो अणु ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन के अधिकांश इस्पात उद्योग के कारखाने समुद्र तट पर बंदरगाहों के निकट स्थित होने का कारण क्या है? ये तो आपको सही मालूम होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं वहां से देश के कोयला क्षेत्र सुगम्य है। अगला है वे आयातित लौह अयस्क पर आधारित हैं। अगला है समुद्र में अवशिष्ट बहाने की सुविधा है। अगला है कारखानों के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध है। तो जो आपका सही विकल्प है कि वे आयातित लौह अयस्क पर आधारित है, मतलब कि इंपोर्ट किया जाता है। वहां पे जो आयरन ओर है वो इंपोर्ट किया जाता है, इस वजह से स्थित है। अगला प्रश्न है कि ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग जोड़ती है। ऑप्शन दिए हुए हैं मॉस्को को व्लादिवोस्टोक से, लेनिनग्राड को व्लादिवोस्टोक से, लेनिनग्राड को इर्कुटस्क से और ओमनस्क को व्लादिवोस्टोक से। तो जो आपका सही उत्तर है वो लेनिनग्राड को व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग, जो कि 9000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से निम्नलिखित जनजातीय समूह एवं उनके आवास से समूहों में कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन दिए हुए सवाना प्रदेश, बुशमैन, कांगो मसाई, मलय द्वीप सेमांग, सऊदी अरब में खिरगिज। तो आपका जो सही है वो है मलय प्रायद्वीप या मलेशिया के आसपास के जो भी क्षेत्र है वहां पे सेमांग पाए जाते हैं, ये आपका सही है। अब मसाई कहाँ पाए जाते हैं? तो मसाई आपका कांगो में ना पा करके कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी अफ्रीकी प्रदेशों में पाए जाते हैं, देशों में पाए जाते हैं, जैसे केन्या, तंजानिया, इथोपिया, इन सब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब फिर आपको प्रश्न बनेगा कि कांगो में कौन सी प्रजातियां पाई जाती, जनजातियां पाई जाती? तो पिग्मीज आपको याद होगा, तो वहां पाई जाती हैं। अब आपको जैसे खिरगिज हो गया वो मध्य एशिया में हो गया, बुशमैन हो गया जो कि कालाहारी के मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि संघवाद राजनीतिक तंत्रों की सर्वाधिक सुस्पष्ट भौगोलिक अभिव्यक्ति है, यह किसने कहा था? ऑप्शन दिए हुए रॉबिन्सन महोदय ने, लिविंगस्टन महोदय ने, न्यूमैन महोदय ने और शेक महोदय ने। तो ये जो थियरी जो परिभाषा दी थी वो रॉबिन्सन महोदय ने दी थी। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 में जनजातियां दी हुई हैं, ट्राइब्स दिए हुए हैं विश्व की, और दूसरी तरफ वो किस जगह पे पाई जाती हैं, दुनिया के किस भाग में पाई जाती हैं वो दिया हुआ है। तो आपको मालूम है कि जो पिग्मीज हैं, पिग्मीज कहाँ पाए जाते हैं? आपको मालूम है वो कांगो बेसिन में है, आसानी से आप लगा देंगे। मसाई जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? वो पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, आपको मालूम होगा। केन्या हो गया, तंजानिया हो गया, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। जो लैप्स है वो कहाँ पाई जाती है? तो लैप्स आपकी पाई जाती है कहाँ पे? मध्य एशिया के भाग में। और जो बुशमैन है वो आपकी पाई जाती है कालाहारी के मरुस्थल में। तो आसानी से आप लगा सकते हैं। जो आपका उत्तर होगा, जो आप कोड सम्मिलित करेंगे, वो होगा 4 3 4 1 2। तो 3 4 1 2, ठीक, आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संघात्मक राज्य है? ऑप्शन दिए हुए हैं कोलंबिया, फ्रांस, ब्राजील, पाकिस्तान। तो आपका जो उत्तर है वो है आपका ब्राजील। इस प्रश्न को डिलीट किया गया था, इसलिए यहाँ पर रेड दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए हुए महान समुद्र शक्ति, कोहेन दबाव क्षेत्र, मैकिंडर धुरी क्षेत्र, स्पाइकमैन उपांत क्षेत्र। तो जो 80 महान महोदय ने थे उन्होंने समुद्र शक्ति सिद्धांत दिया। कोहेन ने जो है किसका दिया था? वो भू स्ट्रैटेजिक क्षेत्र का दिया था। मैकिंडर ने जो है धुरी क्षेत्र का दिया था, ठीक है। और स्पाइकमैन ने जो है किसका दिया था? रिमलैंड का दिया था। तो इन्होंने हर्टलैंड का दिया मैकिंडर ने, स्पाइकमैन ने रिमलैंड का दिया, 80 महान ने मैरीन पावर का दिया, लेकिन कोहेन ने दबाव क्षेत्र का सिद्धांत नहीं दिया। ये किसने दिया? अभी हमने आपको बताया, उसको आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक द ज्योग्राफी ऑफ द पीस के लेखक हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं OHK स्पिट, स्पाइकमैन, टेलर और स्मिथ। तो आपका जो सही उत्तर है वो है स्पाइकमैन। द ज्योग्राफी ऑफ द पीस के लेखक कौन है? स्पाइकमैन। अगला प्रश्न है कि अर्धकुंडे के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं रेडजल, कार्लो सावर, कार्ल रिटर और रिस्थोफेन। तो जो आपका उत्तर सही है वो है कार्ल रिटर। अब आपको बताना है कि जो अर्धकुंडे है, अर्धकुंडे का मतलब क्या होता है अगर अंग्रेजी भाषा में कहें। और दूसरा ये है कि आप बताइए कि कार्लो सावर
रेडजेल और अरिस्तोफेन महोदय ने किन प्रसिद्ध किताबों को लिखा था? एक एक किताब का नाम बताना है। ठीक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि वातावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा का मुख्य अभिवक्ता कौन है? उत्तर दिए ऑप्शन दिए हुए हैं अल्फ्रेड हेटनर, रॉबर्ट ग्रैडमैन, फ्रेडरिक रेडजेल, अरिस्तोफेन। तो जो आपका वातावरणीय निश्चयवाद है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, उसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था फ्रेडरिक रेडजेल महोदय ने। अगला प्रश्न है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ग्रिफिथ टेलर, जॉर्ज स्टैथम, एल्बर्ट हंटिंगटन और जीन ब्रूस। तो आपका जो सही उत्तर है वो है ग्रिफिथ टेलर महोदय ने। अब आपको बताना है कि ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी किसने किताब लिखी थी, और आप बताइएगा कि जो क्रियात्मक संभववाद है वो किसने सिद्धांत दिया था। इसी तरह से पल्स ऑफ एशिया नामक किताब किसने लिखी थी। ये सब आपको उत्तर देने हैं और इन सभी के उत्तर जो है आपको सामने ये जो चार दिख रहे हैं उसी में है। अगला प्रश्न है कि किस विचारधारा संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया? ऑप्शन दिए हैं भूगोल का जर्मन संप्रदाय, भूगोल का रशियन संप्रदाय, भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय और भूगोल का ब्रिटिश संप्रदाय। तो जो संभववाद को विकसित किया था वो भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय था, वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी में भूगोल की प्रभावशाली संकल्पना थी। ऑप्शन दिए हुए हैं लैंडस्केप की, क्षेत्रीय विभिन्नता की, प्रदेश की और स्थिति की। तो जो आपका सही उत्तर है वो क्षेत्रीय विभिन्नता की या एरियल डिफरेंशिएशन की। अगला प्रश्न है कि विश्व में किस देश की जनसंख्या वर्ष 2017 घनत्व में न्यूनतम थी? आपके विकल्प दिए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, आइसलैंड और कनाडा। तो जो आपका सही उत्तर है वो है मंगोलिया। अगला प्रश्न है कि सड़क के किनारे स्थित अधिवास प्रतिरूप क्या होगा? तो सड़क के किनारे जो भी अधिवास प्रतिरूप है, ऑप्शन दिए हुए तारानुमा, रेखीय, अरेखीय या वृत्ताकार। तो जो आपका सही उत्तर है वो है आपका रेखीय प्रतिरूप। अब आपको बताना कि वृत्ताकार प्रतिरूप का एक प्रमुख उदाहरण कौन सा हो सकता है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक क्षेत्र में संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन दिए हुए हैं जेलन महोदय ने, रेडजेल ने, जोन्स ने या हाउसहोफर ने। तो जो आपका सही उत्तर है वो आपका जोन्स महोदय ने। अब जो है राज्य को एक जीव की अवधारणा के रूप में जो विकसित किया वो किसने किया था? रेडजेल महोदय ने। और जेलन महोदय ने एक शब्द दिया था, जियोस्ट्रेटेजिक दिया था या कौन सा दिया था, वो आपको कंफर्म करके बताना कि कौन सा सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है कि नार्डिक प्रजाति पाई जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं स्पेन में, उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, इनमें से कोई नहीं। तो नार्डिक प्रजाति आपका उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, वहां पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि गतिशीलता संक्रमण मॉडल प्रतिपादित किया गया था। उत्तर ऑप्शन दिए हुए हैं टेलर ने, जेलेंस्की महोदय ने या गार्डियर महोदय ने या सैंपल महोदय ने। तो ये आपका दिया था जेलेंस्की महोदय ने। टेलर महोदय ने एक कौन सा सिद्धांत दिया था, आपको याद होगा, जनजातियों के प्रसार संबंधी जो सिद्धांत दिया था, कटिबंध से जुड़ा हुआ है। आप बताइए कि कौन सा सिद्धांत था। अगला प्रश्न है कि राज्य के पार्थिव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन दिए हुए हैं हाउसहोफर, रेडजेल, मैकेंडर और डार्विन। तो सही आपका जो उत्तर है वो है फ्रेडरिक रेडजेल महोदय ने। अगला प्रश्न है कि प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन दिए हुए हैं मैक्के महोदय, बेंटन मैक्के महोदय, फ्रेडरिक लेप्रे महोदय, चेपिन महोदय या कैरोल ओरोनोविसी महोदय। तो जो प्रादेशिक नियोजन का जो दार्शनिक आधार प्रदान किया था, फिलोसफिकल बेस ऑफ रीजनल प्लानिंग, वो था मैक्के महोदय ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ जो है विद्वान के नाम दिए है और उन्होंने कौन सा मॉडल दिया वो सामने दिया हुआ। तो गुनार्ड मिडल महोदय ने संचयी कार्य कारण मॉडल दिया, ये आपका सही है। अगला है फ्रीडमैन महोदय ने सारभाग परिधि या उपांत मॉडल दिया, ये भी सही है। अगला है फ्रैंक महोदय ने पराश्रयता मॉडल दिया, ये भी सही है। तो वुडविले महोदय ने परिवहन मॉडल नहीं दिया है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है कि वुडविले महोदय ने कौन सा मॉडल दिया। तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करने का यही एक सही तरीका है कि आप तुरंत पता कर लें कि किसने दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन है, एक जो है आपका कथन है, दूसरा कारण दिया हुआ है और सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन दिया हुआ है कि शरणार्थियों के बसाव के लिए दंडकारण्य पहला बड़ा अंतर्राज्यीय प्रयास था। कारण दिया हुआ है कि दंडकारण्य क्षेत्र में आंशिक रूप से बिहार में और आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल में। तो आपका जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो आपका सही है। ठीक है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। तो अब आपको बताना है कि दंडकारण्य का जो क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता है। तो दंडकारण्य का जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों में पड़ता है। ठीक है। तो ये आपका जो है विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। तो सही है परंतु कारण गलत है। ठीक है। तो अब आपने क्या किया,
आपने 143 नंबर प्रश्न तक देख लिए। अब उसके बाद जो बचे हुए प्रश्न उनको देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने विकास ध्रुव अवधारणा को भौगोलिक जगह के लिए प्रयोग किया। भूगोल जगह के लिए प्रयोग किया जिस कारण से विकास ध्रुवों को विकास केंद्र कहा जाने लगा। ऑप्शन दिए हुए फ्रीडमैन महोदय ने, पेरू महोदय ने, फ्रैंक महोदय ने या बोर्डविले। तो आपका सही उत्तर है बोर्डविले महोदय ने। तो एक बार प्रश्न फिर से ध्यान से देख लेते हैं कि किसने विकास ध्रुव अवधारणा को भौगोलिक जगह के प्रयोग किया, मतलब भौगोलिक जगह के लिए विकास ध्रुव अवधारणा को प्रयोग किया। ठीक है, तो वो था बोर्डविले महोदय ने। अगला प्रश्न है कि भारत में समस्त नियोजन तकनीक किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित थे। ऑप्शन दिए पीसी महालनोबिस महोदय द्वारा, फ्रीडमैन महोदय द्वारा, डोमर महोदय द्वारा या वीएम दांडेकर महोदय द्वारा। तो जो सही आपका उत्तर है वो है पीसी महालनोबिस महोदय द्वारा। अगला जो प्रश्न है कि वह प्रदेश जिसमें भौतिक सांस्कृतिक लक्षणों में समानता होती कहलाता है। ऑप्शन दिए हैं प्राकृतिक प्रदेश, कार्यिक प्रदेश या सामान्य प्रदेश या भौगोलिक प्रदेश। तो वो होते हैं भौगोलिक प्रदेश या ज्योग्राफिक रीजन्स। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत वर्ष में स्वाधीनता के बाद ग्रामीण विकास के लिए प्रथम योजना किस स्तर पर बनाई गई। ऑप्शन दिए हुए पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर, विकासखंड स्तर पर या जिला स्तर पर। तो आपका सही उत्तर है पंचायत स्तर पर। अगला प्रश्न है कि महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के गुणात्मक वितरण मानचित्र की सहायता से किसने योजना प्रदेश का सीमांकन किया। ऑप्शन दिए हुए हैं एस.एल. भट्ट या बी.एल.एस. प्रकाश राव ने, वी नाथ ने, सेन गुप्ता ने या अशोक मित्रा ने। तो वो दिया था आपका एस.एल. भट्ट और वी.एल.एस. प्रकाश राव महोदय ने, जो है प्राकृतिक संसाधनों के गुणात्मक वितरण को मानचित्र की सहायता से दिखाया था। ठीक है, अब जो है इसके बाद जो है आपको बताते चलें कि क्रिस्टालर सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय स्थान के साथ पदानुक्रम का निर्धारण किस नियम के अनुसार होता है। तो आपका ऑप्शन दिए हुए बाजार एवं परिवहन या प्रशासन। तो आपका सही उत्तर है वो है एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन। अब आपको बताना है कि के की वैल्यू जो 3 थी वो बाजार के लिए थी या परिवहन के लिए थी। तो आपको बताना है अगर बाजार के लिए थी तो परिवहन के लिए वैल्यू कितनी थी, अगर परिवहन के लिए थी तो बाजार की वैल्यू कितनी थी। तो आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि क्रिस्टालर महोदय ने ये सिद्धांत दिया था किस सन में दिया था, ये भी आपको बताना है। और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है 150वां नंबर प्रश्न है, उसमें दिया हुआ कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो सही उत्तर का चयन करना है। तो आप आसानी से इसको मिलाना है। अब देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि एक तरफ जो है सूची 1 में दिए हुए हैं कि सिद्धांत, और दूसरी तरफ कौन उसको प्रतिपादित किया वो दिए हुए हैं। तो जो सिद्धांत है कि आदिवासी पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया था वाल्टर क्रिस्टालर महोदय ने। ये आपका सही है। क्षेत्रीय विश्लेषण या रीजनल एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो वाल्टर इजार्ड महोदय ने दिया था। अगला है विकास ध्रुव सिद्धांत, तो आपको मालूम है एफ पैराक्स महोदय ने दिया था। और आर्थिक वृद्धि अवस्था का जो मॉडल है वो डब्ल्यू रोस्टो महोदय ने दिया था। तो जो आपका सही उत्तर हो गया है वो कौन सा हो गया है, 1 2 4 3। तो आपका देख लीजिए कि कहाँ पे सही है। तो 1 2 4 3 मतलब आपका सी नंबर विकल्प सही है। तो पूछा गया है कि थीसन बहुभुज का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ऑप्शन दिए हुए हैं यीट्स के द्वारा, बोक के द्वारा, जोबलर द्वारा या हैगेट द्वारा। तो आपका सही उत्तर है वो है बोग। अब आपको बताना है कि हैगेट महोदय ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी, उसको आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रादेशिक विकास का एक सामाजिक सूचक नहीं है, मतलब रीजनल डेवलपमेंट का एक सोशल इंडिकेटर नहीं है। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या, पहला ऑप्शन है। दूसरा है प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या। तीसरा है प्राथमिक प्रति 1000 व्यक्तियों पर चिकित्सा कर्मियों की संख्या। और जो चौथा है कि जनसंख्या में तृतीय कार्यकर्ताओं की संख्या। अब जो चौथा ऑप्शन है वो आपका प्रादेशिक विकास में सामाजिक सूचक नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तथा कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ सूची में नियोजन के प्रकार दिए हुए हैं और दूसरी तरफ पूछा गया है कि इनका स्केल क्या है, मतलब कि कितने बृहद हैं, छोटे हैं या बृहद हैं। तो जो कृषि क्षेत्र नियोजन होता है, एग्रीकल्चर रीजन जो प्लानिंग होती है वो क्या होती है, खंडीय नियोजन होता है। ठीक है, सेक्टोरल प्लानिंग होती है। उसके अलावा जो ऊर्जा आपूर्ति नियोजन है ये व्यापक होता है, ठीक है, एक्सटेंडेड होता है। और जो ग्रामीण विकास नियोजन है
रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग है वो जो है स्थानीय नियोजन या लोकल प्लानिंग होती है, और जो आर्थिक नियोजन है इकोनॉमिक प्लानिंग है वो प्रयोजनवादी नियोजन होता है। तो आपको इस तरह से क्रमबद्ध रूप से लगा देना है। मतलब आपका सही उत्तर हो गया 2, 3, 4, 1। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कौन सही है। 2, 3, 4, 1 मतलब बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ कि प्रादेशिक विषमता ज्ञात करने के मुख्य घटक विश्लेषक पीसीए एक प्रमुख विधि है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है। और पीसीए का सर्वप्रथम प्रयोग 1933 में हॉटलिंग महोदय ने किया था, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि दोनों ए और आर सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा दिया हुआ कि दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, और चौथा है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। तो जो आपका सही ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि क्या है दिया हुआ है कि प्रादेशिक विषमता ज्ञात करने के लिए मुख्य घटक जो है पीसीए एक प्रमुख विधि है, ठीक है। तो प्रमुख विधि है ये इस वजह से नहीं है कि इन्होंने क्या किया था, हॉटलिंग ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था, बल्कि इसकी वजह कुछ और है, ठीक है। तो आपका जो सही उत्तर है वो बी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। तो अब आपको याद कर लेना। अब आप मुझे बताइए कि हॉटलिंग महोदय ने इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था। आप इसको पढ़ते होंगे बहुत ध्यान से, तो आप बताइएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख आयातक वस्तु है। ऑप्शन दिए हुए हैं गेहूं, कोयला, पेट्रोलियम, चावल। तो पेट्रोलियम में तो आप सभी लोगों को मालूम है। अगला प्रश्न है कि रेगुर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी का दूसरा नाम है। ऑप्शन दिए हुए हैं लवड़ी मिट्टी, काली मिट्टी, शुष्क मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। सही उत्तर है आपका काली मिट्टी। अगला प्रश्न है कि लिंगानुपात के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है। और सेक्स रेशियो को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है स्टेट को। पहला है केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल। जो आपका सही उत्तर है वो है केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोहा इस्पात संयंत्र एवं उससे संबंधित राज्य के अनुसार सही है। ऑप्शन दिए हुए हैं जमशेदपुर पश्चिम बंगाल, तो जमशेदपुर पश्चिम बंगाल नहीं है, कहाँ पे है आपको बताना है। दुर्गापुर झारखंड ये भी नहीं है, राउरकेला छत्तीसगढ़ ये भी गलत है। तो भद्रावती जो है जो लौह इस्पात संयंत्र है वो कर्नाटक में है, यही ऑप्शन सही है। चलिए आपको मैं बता देता हूँ, उत्तर बता देता हूँ। जमशेदपुर आपका झारखंड में है, आसानी से लगा दीजिए। दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में है और राउरकेला आपका कहाँ पे है, उड़ीसा में है। अब आपको बताना क्या है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला ये तीनों किन देशों की सहायता से संयंत्र लगाए गए और किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाए गए, इसको आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किस समझौते के आधार पर किया गया था। ऑप्शन दिए हुए हैं रेडक्लिफ, मैकमोहन लाइन, डोरंड लाइन और कुर्जन लाइन। तो आपका जो सही विकल्प है वो है आपका रेडक्लिफ लाइन, ठीक है। ये आपका सही उत्तर है। मैकमोहन लाइन आपको मालूम होगा किस किस के बीच में, भारत और चीन के बीच में। डोरंट लाइन आपको मालूम होगा भारत और अफगानिस्तान के बीच में। और जो कुर्जन लाइन है या करजन लाइन ये किसके बीच होती है वो आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना। आप इसको सर्च करिए, थोड़ा प्रयास आप भी करिए और बताइए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। ऑप्शन दिए हुए हैं सोन, नर्मदा, महानदी, कृष्णा। तो जो आपका सही आंसर है वो है नर्मदा। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय की श्रेणियों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन दिए हुए हैं विशाल हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। शिवालिक, विशाल हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय, विशाल हिमालय, शिवालिक और शिवालिक, लघु हिमालय, विशाल हिमालय। अब कहा गया है कि दक्षिण से उत्तर मतलब साउथ टू नॉर्थ, तो शिवालिक है, उसके बाद हिमालय है, फिर विशाल हिमालय। तो आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कि एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की स्कीम में
महाराष्ट्र पठार को प्रायद्वीपीय पठार के किस उपभाग में विभक्त किया गया है? ठीक है, वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तरी दक्कन का पठार, दक्षिणी दक्कन का पठार, पूर्वी पठार और पूर्वी घाट। तो जो एसपी चटर्जी महोदय ने भारत को जो नेचुरल फिजियोग्राफिक जो पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसमें महाराष्ट्र के पठार को उत्तरी दक्कन के पठार के रूप में विभक्त किया था। अगला प्रश्न है कि मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत के उच्च पठार के तापीय प्रभाव को निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण रूप से खोजा था? ऑप्शन दिए हुए हैं कोटेश्वरम फ्लोन महोदय ने, अनंत कृष्णन ने, एम.टी. यिन ने या रमन और रामानाथन ने। तो जो आपका सही उत्तर है वो कोटेश्वरम और फ्लोन महोदय है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत से देश में जल संसाधन की संभाव्यता सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं अधोभौमिक जल द्वारा, सतही जल द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा या बांध और जलाशय के द्वारा। जो आपका सही उत्तर है वो है सतही जल द्वारा, लेकिन इसको एमपीपीएससी ने जो है इस आंसर को डिलीट किया था, इस प्रश्न को ही डिलीट कर दिया था। अगला प्रश्न है कि भारत में नहर सिंचित क्षेत्रों में कृषि भूमि का लवणीय भूमि में बदलने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं अत्यधिक पशुचारण, उर्वरक का अत्यधिक उपयोग, अत्यधिक सिंचाई, गहन कृषि। तो जो आपका सही है वो है कि अत्यधिक सिंचाई, इंटेंसिव इरिगेशन की वजह से। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सिमलीपाल बायोस्फीयर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। तो जो आपका सही उत्तर है वो है आपका उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का कुल जनसंख्या में हिस्सा 90% से अधिक है? तो ऑप्शन दिए हुए किसमें है कि मेघालय में, मिजोरम में, मध्य प्रदेश में, नागालैंड में। तो आपका सही उत्तर है मिजोरम में। अब आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं कि कुल जनसंख्या मतलब कि सबसे ज्यादा आबादी किस राज्य में रहती है अनुसूचित जनजातियों की, उसको आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। ये जो 4 विकल्प दिए हैं इनमें से ही एक कोई ऑप्शन है। अगला है कि निम्नलिखित राज्यों में वर्ष 2013-14 में किस राज्य का सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन जो है आपका ऑप्शन दिए हुए हैं असम, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो आपका सही उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में जहां पर हिमालय पर्वत श्रेणियां स्थित हैं वहां मेसोजोइक कल्प में एक लंबा गहरा तथा सकरा समुद्र स्थित था। यह आपका कथन है और जो कारण दिया हुआ उसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि पिछले समुद्रों में लंबे समय तक निरंतर मलबा की मोटी परत जमा हुई जिससे भू हलचलों के कारण वलन पड़ने से अल्पाइन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। तो आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि कौन सा कूट सही है। तो आप जब दोनों स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो आपका ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक तरफ सूची 1 में पर्वत श्रेणी दी हुई है तथा दूसरी तरफ उनकी स्थिति किस राज्य में है वो दिया हुआ है और उनको सुमेलित करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो ये प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 दी हुई है तो आप आसानी से मिला सकते हैं। कैसे मिलाना है आपको कि हिमालय कहाँ पे स्थित है, तो इस राज्य देख लीजिए, जम्मू और कश्मीर में आसानी से मिला दीजिए। विंध्याचल कहाँ पे स्थित है, आसानी से मध्य प्रदेश मिला दीजिएगा। फिर उसके बाद अरावली कहाँ पे है, आपको राजस्थान मिला दीजिए। और सह्याद्री जिससे जो कि पश्चिमी भाग घाट को कहते हैं, वेस्टर्न घाट्स को, वो आपका महाराष्ट्र हो गया। तो आप आसानी से जो आपका उत्तर हुआ वो हो गया 3, 4, 1, 2। आसानी से 3, 4, 1, 2 जहां पे ऑप्शन हो आप वो टिक लगा दीजिए। तो ये आपका जो सी नंबर ऑप्शन है 3, 4, 1, 2 वो आपका सही हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 2 पर्वत लगभग समानांतर हैं। कौन कौन से? अरावली विंध्याचल, सतपुड़ा अरावली, विंध्याचल सतपुड़ा, सतपुड़ा सह्याद्री। तो आपका सही उत्तर है विंध्याचल सतपुड़ा। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं कि अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच से
प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के 3 सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि खेतड़ी, कोलार, सिंदरी तथा झरिया क्रमानुसार संबंधित हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं तांबा, सोना, उर्वरक, कोयला, तांबा, सोना, कोयला, उर्वरक, तांबा, कोयला, सोना, उर्वरक, सोना, कोयला, तांबा, उर्वरक। तो खेतड़ी जो कि आपका कहाँ है, राजस्थान में है, जो कि तांबे की खान है। कोलार आपकी कर्नाटक में है, जो कि सोने की खान है। सिंदरी कहाँ पे स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। ये आपका जो है उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। और झरिया भी आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है, जो कि कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए सही कूट की सहायता से दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। कथन दिया हुआ कि शीतकाल में उत्तरी भारत में शीत लहरें चलती, सही है आपका। और शीत ऋतु में हिमालय में पछुआ उदाबों के कारण भारी हिमपात होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि बताइए कि आपका कौन सा सही है। तो दोनों कथन सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। मतलब कि जो शीतकाल में उत्तर भारत में जो शीत लहरें चलती हैं, कोल्ड वेव्स चलती हैं, उनका प्रमुख कारण पछुआ अवदाबों के कारण भारी हिमपात का होना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। ऑप्शन दिए हुए हैं सीनो तिब्बतन, इंडो यूरोपियन, आस्ट्रिक और द्रविडियन। तो आपका जो सही उत्तर है वो है इंडो यूरोपियन। तो जो 176 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब कथन कौन सा दिया हुआ कि रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पर है। तो ये कथन आपको क्या लगता है, सही है कि गलत है? तो ये आपका कथन सही है, क्योंकि जो रिहंद है, रिहंद एक नदी है जो कि सोन की एक सहायक नदी है। और कहाँ पे रिहंद बांध स्थित है, सभी लोगों को मालूम है। अगला है कि हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। ये भी आपका सही है, जो कि लगभग में 4800 मीटर लंबा बांध है, जो कि दुनिया का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है कि तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त प्रयास है। ये भी आपका कथन सही है। अब तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है, अब आपको बताना है। अगला है कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये भी सही है। तो मतलब आपके जो चारों कथन दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, ये सभी सही हैं, इसलिए आपका ये कोट नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रदेश में विकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं, मतलब स्कैटर्ड सेटलमेंट पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं गंगा यमुना दोआब, भाभर प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश और मालाबार तट। तो जो आपका सही उत्तर है वो है पहाड़ी प्रदेश, मतलब हिली रीजन्स। चूंकि ये प्रश्न पत्र जो है डिलीट किया गया था आंसर की में, इसलिए यहाँ पे ये रेड दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है। सामने दिया हुआ बाल्को, भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपका जो है कोरबा में है। तो कोरबा कहाँ पे है ये आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो आप उसको सर्च करके कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। तो बाल्को यहाँ पे कहाँ पे है, कोरबा में है। नालको आपका भद्रावती दिया हुआ है। तो नालको जो है नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भद्रावती में ना होकर के ये भुवनेश्वर में है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला है HJL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो कि उदयपुर में स्थित है। ये सही है आपका। और उसके बाद है हिंडाल्को, मतलब कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि रेनकोट में है। तो ये आपका जो बी नंबर ऑप्शन है नालको नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भद्रावती में ना स्थित होकर के कहाँ पे है, भुवनेश्वर में है। तो ये आपका जो है सही सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न है कि एक तरफ सूची दी हुई है एक जिसमें आंकड़ों के प्रकार दिए हुए हैं तथा सूची 2 में आरेख के प्रकार दिए हुए हैं। अब आपका दिया हुआ कि यातायात प्रवाह, तो यातायात प्रवाह को किससे दिखाते हैं, मानारेख या कार्टोग्राम के द्वारा। फिर जनसंख्या घनत्व को किससे दिखाते हैं, वर्णमात्री के द्वारा या कोरोप्लेथ के द्वारा। फिर भूमि उपयोग को किससे दिखाते हैं, पाई आरेख द्वारा। और तापमान को जो दिखाते हैं वो है सम्मान रेखा के द्वारा।
तो आप उसको आसानी से मिला देंगे, तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 1, 4, 2। तो 3, 1, 4, 2 ये आपका जो सी नंबर विकल्प है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ कि सुदूर संवेदी तथा भौगोलिक सूचना तंत्र प्रणाली मतलब कि रिमोट सेंसिंग और जीआईएस दोनों ही स्थानिक महत्व की परिघटनाओं का विश्लेषण करते हैं। कथन दिया हुआ है, उसका कारण दिया हुआ कि सुदूर संवेदी तथा भौगोलिक सूचना तंत्र को आंकड़े प्रदान करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब कि जो सुदूर संवेदन है जिससे आंकड़े रिकॉर्ड किए जाते हैं और यही रिकॉर्डेड जो डेटा होते हैं उनको जीआईएस में इनपुट करके एनालिसिस की जाती है। तो मतलब कि आपके जो दोनों कथन दिए हुए हैं वो सही हैं और पहले कथन की व्याख्या नीचे वाला जो कारण दिया हुआ है वो सही करता है। तो आपका जो ए नंबर विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि n बराबर 10 है और सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 99 है तो कोटि सह संबंध गुणांक का मान क्या होगा। तो कोटि सह संबंध गुणांक मतलब कोरिलेशन आपको पूछा गया है, तो इसका जो फार्मूला होता है आपको याद होगा कि r बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n ब्रैकेट में n माइनस 1 होता है, जो कि हमने आपको बताया था। ये एक फार्मूला होता है, आपको याद होगा कोटि आकार के लिए ये r बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो आप 6 ये हो गया और सिग्मा डी स्क्वायर कितना है, सिग्मा डी स्क्वायर सामने प्रश्न पत्र में दिया हुआ कितना 99, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 99 ये आप कर देंगे। ठीक है, 99 करने के बाद n की वैल्यू 10 दी हुई तो 10 रख दीजिएगा और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 1। ठीक है, तो आप उसको जब सॉल्व करेंगे फाइनली सॉल्व करके आएंगे तो ये आपका उत्तर आएगा 0.40। ठीक है, आप आसानी से लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकीर्ण का माप है, डिस्पर्सन की का जो किससे मापते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं माध्यिका द्वारा, ज्यामितीय माध्य द्वारा, प्रमाप विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन द्वारा या गणितीय माध्य द्वारा। तो आपका प्रमाप विचलन द्वारा होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ कि घटते मापक के आधार पर मानचित्रों का सही क्रम है। घटते मापक का मतलब है कि जो सबसे वृहद मापक का जो मानचित्र है उसको पहले बताना है और उसके बाद जो अति लघु या लघु मापक का जो मानचित्र है उसको बताना। मतलब फ्रॉम लार्ज स्केल मैप्स टू स्मॉल स्केल मैप्स आपको बताने, सीक्वेंस बताने। ऑप्शन दिए हुए हैं एटलस मैप, भूसंपत्ति मैप, दीवारी मैप और स्थलाकृतिक मैप। ये 4 मैप्स के प्रकार दिए हुए हैं और उनका एक सीक्वेंस दिया हुआ है। अगला है भूसंपत्ति स्थलाकृतिक दीवारी एटलस, अगला है स्थलाकृतिक एटलस दीवारी भूसंपत्ति और उसके बाद है एटलस दीवारी स्थलाकृतिक और भूसंपत्ति। तो जहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है भूसंपत्ति मानचित्र, सबसे बृहद आकार के बृहद मापनी के मानचित्र होते हैं, उसके बाद स्थलाकृतिक मानचित्र होते हैं, उसके बाद दीवारी मानचित्र, उसके बाद एटलस मानचित्र होते हैं। अब जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं और स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं उसमें अंतर सबसे बड़ा यही होता है कि जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं उनमें छोटे पार्ट में सभी डिटेल्स मतलब ईच एंड एवरी पार्ट एंड ईच एंड एवरी सेगमेंट को दिखाया जाता है। मतलब कि वो कम एरिया के मैप्स होते हैं लेकिन उसमें डिटेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, और जबकि स्मॉल स्केल मैप्स जो कि जिसमें एरिया बहुत बड़ा होता है लेकिन उसमें डिटेल्स कम होते हैं। तो ये आपको समझ लेना है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित कथन पर विचार करते हुए दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ कि निकटतम प्रतिवेशी विश्लेषण अधिवासों के क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप को ज्ञात करने के लिए किया जाता है और कथन दिया हुआ उसका कारण दिया गया कि अधिवासों के क्षेत्रीय वितरण प्रारूप RN मापनी द्वारा ज्ञात की जाती है। तो ये भी आपका सही है। तो आपके दोनों कथन सही हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। तो अब आपको बताना है कि जो निकटतम पड़ोसी सिद्धांत है वो किसने दिया था, नियरेस्ट नेबर मेथड किसने दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दूर संवेग वनोन्मूलन का पता लगाने में सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब कि कौन सी ऐसी रिमोट सेंसिंग का जो स्पेक्ट्रम है उसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि वनोन्मूलन मतलब कि फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका। ऑप्शन दिए हुए हैं तापीय इंफ्रारेड, थर्मल इंफ्रारेड, लघु तरंग या माइक्रोवेव, रडार वेव या कलर इंफ्रारेड या रंगीन इंफ्रारेड। तो आपका सही उत्तर है रंगीन इंफ्रारेड। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र किसके लिए उपयुक्त है? ऑप्शन दिए हुए हैं विकसित तथा विकासशील देशों के बीच निर्धनता प्रतिरूप अध्ययन के लिए, अगला है जीडीपी प्रति व्यक्ति सामयिक बदलाव के लिए, 45 डिग्री की रेखा के सापेक्ष आय के संकेंद्रण को, विकास के प्रारंभिक अवस्था में न्यूनतम आय अंश की भागीदारी को। तो जो लॉरेंज वक्र है वो आपका दिखाता है कि क्या विचलन क्या है, मतलब 45 डिग्री रेखा के सापेक्ष आय के संकेंद्रण को दिखाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुचरीय सहसंबंध गुणांक को दर्शाता है? अब बहुचरीय सहसंबंध गुणांक क्या होता है उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है R 12.3, R 12.3, R 1.23 और R कैपिटल में 1.23, तो आपका ये ऑप्शन सही है। अभी जब हम आगे प्रैक्टिकल्स आपको पढ़ाएंगे वीडियोस के लेक्चर में, तब आपको ये सब चीजों को क्लियर बताएंगे। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण अधिवासियों के स्थानिक वितरण प्रतिरूप का सबसे अच्छा अवलोकन किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं दीवारी मानचित्र द्वारा, भूसंपत्ति मानचित्र द्वारा, स्थलाकृतिक मानचित्र द्वारा या एटलस मानचित्र द्वारा। तो जो आपका सही उत्तर है वो है टोपोशीट्स के द्वारा या स्थलाकृतिक मानचित्र के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हुए सही उत्तर का चयन करना है। अब यहाँ पे क्या है, आपको देखना है कि जो एक तरफ क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट। हाँ, तो आपका जो है एक तरफ सूची में प्रमापन तकनीक दी हुई है, प्रमापन मतलब कि स्केलिंग की टेक्निक दी हुई है, और दूसरी तरफ उनके प्रतिपादक कौन है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है सामाजिक अंतर जो मापक है उसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था बोगाडिस महोदय ने। ठीक है, बोगाडिस महोदय ने किया था। फिर उसके बाद स्केलोग्राम का जो मापन किया था वो गटमैन महोदय ने किया था। इसको आप पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। इसी तरह से अंतरात्मक जो मापक मॉडल है उसका जो विकास किया था वो फर्न्स्टन महोदय ने किया था, और संकलित दर मापक का प्रयोग जो है लिंकर्ट महोदय ने किया था। आप इस तरह से आसानी से इसको मिला दीजिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रतिगमन तकनीक का निम्न में से कौन सा संभाव्य प्रतिचयन का भाग है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सा है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में चार ग्रुप दिए हुए हैं, उनमें से चारों प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन से हैं ये आपको बताना है। तो जो श्रृंखला दी हुई कि क्रमबद्ध अंश सादृश्य स्तरीकृत, दैव स्तरीकृत क्रमबद्ध गुच्छित, दैव अंश गुच्छित स्तरीकृत, स्तरीकृत सौदेश्य दैव अंश। तो आपका जो सही उत्तर है वो है दैव स्तरीकृत क्रमबद्ध गुच्छित। अब दैव की अंग्रेजी क्या है वो आपको क्लियर याद रखना है कि रैंडम स्ट्रेटिफाइड सिस्टमेटिक क्लस्टर। तो आपको ये आपका जो है क्या है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के पार्ट है। अगला प्रश्न दिया हुआ कि संख्या 6, 4, 8, 2, 12, 15, 10 माध्यिका का मान कितना होगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, गिन लेना है। आपको मालूम होगा कि माध्यिका निकालने के लिए दो फार्मूले हैं। कौन से फार्मूले हैं? अवर्गीकृत श्रेणी के लिए, तो अवर्गीकृत श्रेणी के लिए दो फार्मूले में जब नंबर्स जो है इवन है, इवन मतलब सम है, तो उसके लिए अलग फार्मूला है। अगर ऑड है मतलब विषम है तो उसके लिए अलग फार्मूला है। तो यहाँ पे पहले गिन लेना कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 मतलब कि ऑड है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम में आप इसको व्यवस्थित कर लीजिए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। तो हम लोग पहले मान लीजिए बढ़ते हुए क्रम में कर लेते हैं। सबसे पहले 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 और 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका फार्मूला है कि जब ऑड संख्या होती है तो जो माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है कि m बराबर n+1/2वें पद का मान। तो n यहाँ पे कितना है, 7 है। n मतलब कि नंबर कितने हैं, 7। 7 + 1/2 मतलब हो गया 8/2, मतलब 4वें पद का मान, मतलब चौथे पद का मान। तो अब इसको आपने सीक्वेंस से लगाया था कि चौथे नंबर पर कौन सा आएगा। अगर असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं तो 2, 4, 2, 4, 6, 8, तो चौथा नंबर कौन आएगा, 8 आएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8। ठीक है, आप इसको कॉपी पे लगाने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, मैं आपको फिर से बताऊंगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपग्रह GSAT-19 किस तिथि को अंतरिक्ष में छोड़ा गया। ऑप्शन दिए 24 जनवरी 2002 को, 28 दिसंबर 1995 को, 5 जून 2017 को, 28 मार्च 2015 को। तो आपका सही उत्तर है 5 जून 2017 को।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मानचित्रीय विधि का सामान्यतः उपयोग जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिए समोच्च रेखा का, वर्ण मानचित्र का, बिंदु मानचित्र का और सम्मान मानचित्र का। तो जो है ये है आपका कोरोप्लस यूज करते हैं, ठीक है। और समोच्च रेखा किसके लिए यूज करते हैं? समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को दिखाने वाली जो एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे समोच्च रेखा कहते हैं। इसको अंग्रेजी में आइसोहाइप्स भी कहते हैं। इसी तरह से जो बिंदु विधि होती है उसमें जनसंख्या के घनत्व को न प्रदर्शित करके जनसंख्या के वितरण को प्रदर्शित किया जाता है। और सम्मान रेखाएं आप लोग जानते ही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मूल्यों में से कौन सा बिंदु वितरण का यादृच्छिक प्रतिरूप है? अब यादृच्छिक मतलब कि रैंडम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किससे दर्शाया जाएगा? तो रैंडम का मतलब क्या है कि आपका एक होगा। अब आपको मालूम है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसमें जो है आपको मालूम होगा क्लस्टर है, रैंडम है और जो है आपका यूनिफॉर्म है। तो आपको मालूम होगा जब वैल्यू 0 होती है तो वो आपके क्लस्टर जो है दिखाती है, क्लस्टर वैल्यू को दिखाती है। अगर 1 है तो आपका रैंडम दिखाती है और अगर 2.15 है तो वो आपकी जो है दिखाती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। इसको भी आपको पूरा डिटेल में जब लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे उसमें आपको बताएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्धतियों में से किस में अंतर्वेशन का उपयोग किया जाता है? अंतर्वेशन मतलब इंटरपोलेशन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए वर्ण प्रतीकी में, वर्ण वर्णात्मकता में, सम्मान रेखा में या वर्णमात्री में। तो जो आपका सही आंसर है वो है आइसोलाइंस में। अगला प्रश्न है कि 1/3000 पर बने मानचित्र को 3 गुना बड़ा किया जाता है तो विस्तारित मानचित्र की मापनी कितनी होगी? ऑप्शन दिए हुए हैं 1:5000, 1:1000, 1:10,000, 1:12,500। तो जो अब कहा गया बड़ा करने के लिए मतलब कि लार्ज स्केल, ये नॉर्मल स्केल दिया हुआ है, इसको बड़ा करना है 3 गुना मतलब लार्ज स्केल पे करना है तो ये हो जाएगा 1:1000। अब आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए कि इसी को अगर 3 गुना छोटा करना हो तो उसका स्केल कितना होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र नहीं है? थीमेटिक मतलब वस्तुनिष्ठ मानचित्र नहीं है, विषयनिष्ठ मानचित्र नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि जनसंख्या घनत्व दिखाने वाला मानचित्र तो सही है, खनिजों का वितरण दिखाने वाला मानचित्र ये भी सही है, जूट उत्पादक क्षेत्रों को दिखाने वाला मानचित्र ये भी सही है, मापक पर 1/50,000 पर बना धरातल मानचित्र। तो ये थीमेटिक मानचित्र ना होता है बल्कि ये एक जनरल पर्पज मानचित्र होता है, सामान्य वितरण, जिसमें कि नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स दोनों को दिखाए जाते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन दिए हुए हैं दंड आरेख, आयत चित्र, पाई आरेख और रेखा ग्राफ। तो जो आपका सही उत्तर है वो है आयत चित्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में माध्यिका कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए सारणी में ऐसा अंक जिसके आसपास समंक केंद्रित हों, आंकड़ों के योग को उनकी संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त अंक, श्रेणी में अधिकतम आवृत्ति में पाया जाने वाला अंक, सारणी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले मध्य का अंक। तो ये आपका जो लास्ट विकल्प है वो आपका सही है। और जो ये आपका है ये आपका बहुलक कहलाता है कि श्रेणी में अधिक आवृत्ति में पाया जाने वाला अंक, और अंकों को उनकी संख्या से विभाजित करने वाला ये माध्य कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विचरीय संबंध को विधि नहीं है, मतलब द्विचरीय बाईवेरिएट कोरिलेशन की मेथड नहीं है? ऑप्शन दिए हुए कार्ल पियर्सन का मेथड, आंशिक सहसंबंध मेथड, स्पीयरमैन की कोटि गुणांक विधि या सहसंबंध की न्यूनतम वर्ग विधि। तो जो आपका सही उत्तर है वो है कि आंशिक सहसंबंध की विधि, जो कि बाईवेरिएट कोरिलेशन मेथड नहीं है।